अभी अपन एनेस्थीसिया का आर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 7.5 घंटे का वॉच टाइम है, अपने को ये कुछ भी करके 3 से 4 घंटे में निपटाना है, ठीक है। और इसमें से ऑलमोस्ट लाइक 4 से 5 MCQs आ सकते हैं, कभी कभी 6-7 आ सकते हैं, लेकिन 5 MCQs आएंगे इसमें से। तो पहला आता है प्री एनेस्थेटिक चेकअप, ठीक है, PAC। प्री एनेस्थेटिक चेकअप के अंदर ये सब कुछ आएगा कि कंप्लीट हिस्ट्री है उसकी, फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, एयरवे एग्जामिन करना है, ठीक है, जो भी स्कोरिंग है, ग्रेड ऑफ द पेशेंट, ए ऐसे ग्रेडिंग, प्री ऑपरेटिव ऑर्डर कुछ पास करना है अगर सर्जन को या किसी नर्स को, ठीक है। तो ये पूरा ही आएगा प्री एनेस्थेटिक चेकअप। इसके अंदर जो मेन आएगा एक पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है PAC का। तो इसके अंदर मैं एडिशन 6.5 ही अपने को करना है, ठीक है। और एडिशन 8 के जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है। पर जो लिखना होगा तो लिखा हुआ होगा, नहीं तो वो नहीं लिखा होगा, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं सिर्फ सुनने हैं, ठीक है। वो अगर कहीं देखने, मतलब इफ़ लाइक आई एम ट्राइंग टू लुक इन द 6.5 जो मेरा ओरिजिनल बुक सेट है, उसके अंदर कहीं नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है, वो सिर्फ सुनना ही है। इट इज़ जस्टिफाइड एज दैट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब यहाँ पे अपन पेशेंट की कोमॉर्बिडिटी जो कंडीशंस है उसमें अपन को कैसे ट्रीट करना है, क्या एडवाइस देगा एनेस्थेटिस्ट, ठीक है, ताकि एक ऑप्टिमल कंडीशन में पेशेंट तैयार हो सर्जरी के लिए। तो पहले तो हाइपरटेंशन आएगा। तो हाइपरटेंशन में क्या, कंटिन्यू ऑल एक्सेप्ट एस इनिबिटर एंड ARB, ये सर्जरी के दिन पे बंद करना है, ठीक है। एस इनिबिटर और ARB, अदरवाइज जितने एंटी हाइपरटेंसिव है कंटिन्यू रखना है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर कैन बी कंटिन्यूड, ठीक है। एंड ये एस और ARB जो है ये इसलिए नहीं दे रहे हैं बिकॉज दे कैन कॉज सीवियर हाइपोटेंशन, ठीक है। बट माइनर सर्जरी है जहाँ पे मिनिमल ब्लड लॉस है, तो वहाँ पे एस इनिबिटर और ARB अपन दे सकते हैं, ठीक है। तो यही जो पॉइंट है इसकी, ये एडिशन 8.5 में मैंने यहाँ पे बोला पर लिखा नहीं, तो मतलब कि ये बस सुनना है, ठीक है। तो वही जैसे कि माइनर सर्जरीज जो है जहाँ पे ब्लड लॉस कम है, ब्लड लॉस की बात हो रही है, मिनिमल ब्लड लॉस की, भाई कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, तो वहाँ पे एस इनिबिटर और ARB दे सकते हैं, ठीक है। और सेम डोज पे कंटिन्यू कर सकते हैं अपन एंटी हाइपरटेंसिव। फिर आता है डायबिटीज़ मेलेटस। अब डायबिटीज़ मेलेटस की बात करें तो यहाँ पे ऐसा होगा कि अपने को एक टारगेट लेवल मेंटेन करना है ग्लूकोज का, ठीक है, बिकॉज हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं जाना चाहिए। बिकॉज अगर हाइपोग्लाइसीमिया में गया पेशेंट तो वो दैट फीचर्स वुड बी मास्क्ड ड्यू टू द एनेस्थेटिक ड्रग्स, ठीक है। कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया में जो होता है अपने को कि भाई पाल्पिटेशन है, स्वेटिंग है, इरिटेशन है, ये सब पेशेंट को तो होगा नहीं उस टाइम पे टेबल पे। तो अपने को मेंटेन करना है कि जो टारगेट ग्लूकोज लेवल है वो 120 से 200 mg/dl होना चाहिए, ठीक है। जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है उनको स्किप करना है, उसको और इंसुलिन को, ठीक है, ताकि कम ना हो जाए। तो DM में ये स्किप करना ऑन द डे ऑफ सर्जरी। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है उसका जो डोज है इट शुड बी रिड्यूस्ड, ओके। और जो SGLT2 इनिबिटर है वो 24 आवर प्रायरली अपन बंद कर देंगे, ठीक है, बिकॉज देयर वुड बी रिस्क ऑफ यूग्लाइसेमिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो डायबिटीज़ के लिए जो ड्रग्स है दैट वुड बी डिसकंटिन्यूड। तो इसमें एक चीज़ याद रखने की, जो SGLT2 इनिबिटर है, ठीक है, तो वो देयर वुड बी रिस्क ऑफ यूग्लाइसेमिक कीटोएसिडोसिस। तो इसको अगर इलेक्टिव सर्जरी है तो 24 आवर प्रायर बंद करना है, और अगर कोई हाई रिस्क या इंटरमीडिएट सर्जरी है, ठीक है, इंटरमीडिएट टू हाई रिस्क सर्जरी, तो 72 आवर्स पहले ही इसको बंद करना है। 3 दिन तक नहीं लेना अपने को SGLT2 इनिबिटर, ठीक है। और 1 दिन तक नहीं लेना इन केस ऑफ इलेक्टिव सर्जरी, 1 दिन पहले बंद कर देना है। फिर यहाँ पे ऐसा है कि चलो अपन ने ये तो काम कर लिया, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसीमिया का भी चांस है, ठीक है, मतलब अपन ने ये सब दवाएं बंद कर दी, हाइपोग्लाइसीमिया तो चलो हो गया, लेकिन अगर हाइपरग्लाइसीमिया तो क्या है, तो यहाँ पे अपन इंट्रा ऑपरेटिवली ऑपरेशन के बीच में अपन रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बीच बीच में देते रहेंगे अपन, ठीक है। जो भी बोलस है, जो भी छोटा छोटा स्टार्ट लाइक इंट्रा ऑपरेटिवली अपन वी कैन स्टार्ट रेगुलर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन टू प्रिवेंट हाइपरग्लाइसीमिया। फिर एपिलेप्सी पे आता है। तो एपिलेप्सी में क्या कि कंटिन्यू एंटी एपिलेप्टिक्स, ठीक है, ऑफन फिर हाँ ऑप्टेन बेसलाइन LFT, ठीक है। तो वही सीजर्स जो हैं, ठीक है, तो पेशेंट को सीजर आ सकते हैं, ठीक है, ऑन द डे ऑफ सर्जरी, इसलिए अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें ट्रिगर क्या क्या है, तो हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, एसिडोसिस, लाइक पेशेंट को ये सर्जरी के दौरान हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, एसिडोसिस हो सकता है विच कैन प्रिसिपिटेट सीजर्स, ठीक है, इसलिए अपने को कंटिन्यू करना है। एनफ्लोरेन या मिथोएक्सिडोन अवॉइड कर सकते हैं, सीजर प्रोवोकिंग है, बस याद रखना है। फिर थायराइड डिसऑर्डर पे आते हैं, ठीक है। तो थायराइड के अंदर क्या है कि मेडिकेशन कंटिन्यू करनी है सब, मतलब थायराइड सप्लीमेंटेशन हो कि एंटी थायराइड ड्रग्स, ठीक है। अब क्यों करनी है, सपोज अगर हाइपोथायरॉइडिज्म का पेशेंट है तो उसको फिर डिलेड रिकवरी होगी क्योंकि उसका BMR लो होगा, इसलिए अपने को कंटिन्यू करना है थायराइड के जो सप्लीमेंटेशन है। और अगर हाइपरथायरॉइडिज्म है पेशेंट को और अगर अपन ने एंटी थायराइड बंद कर दिया तो वो पेशेंट कैन गो इनटू थायराइड स्टॉर्म, ठीक है। तो इसलिए अपने को एंटी थायराइड ड्रग्स भी कंटिन्यू करनी है, ठीक है। और थायराइड स्टॉर्म हो गया तो वही कि सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया, इंक्रीज टेम्परेचर, टैकीकार्डिया, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो थायराइड स्टॉर्म बचाना है अपने को।
फिर साइकेट्री की बात करते हैं अपन, तो जो माओ इनिबिटर्स हैं, ठीक है, ओल्ड वाले, न्यू वन तो ठीक है, जो ओल्ड जो मतलब सॉरी नो, पूरा वापस बोलता हूँ, जो माओ इनिबिटर्स हैं दे इंटरेक्ट विद सिंथेटिक ओपियोइड्स, ठीक है, जैसे कि मेपेरिडीन है, मेपेरिडीन जिसका हॉस्पिटल में नाम होता है पैथिडीन, ठीक है, तो ये जो सिंथेटिक ओपियोइड्स हैं इनके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो एनेस्थेटिक ड्रग्स है, ठीक है, मेपेरिडीन, पैथिडीन, ठीक है, और इट कैन कॉज हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है, तो इसलिए इसको तो 3 से 4 हफ्ते पहले ही बंद कर देंगे, 1 महीना पहले ही बंद कर देंगे, ठीक है। बाकी जो लिथियम मैग्नीशियम, बाकी जो साइकोटिक्स है वो कंटिन्यू करना है, क्योंकि फिर वही साइकोसिस का एपिसोड है, कुछ हो सकता है। लेकिन अब लिथियम या मैग्नीशियम की बात करें तो दे इंटरेक्ट विद द मसल रिलैक्सेंट्स एंड प्रोलॉन्ग इट, ठीक है, तो वो प्रोलॉन्ग करेंगे। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जो न्यू मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है, तो अपन वो देंगे, ठीक है, तो उनके साथ अगर अपन वो दे रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन में, तो उनके साथ लिथियम या मैग्नीशियम अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लाइक लिथियम और मैग्नीशियम की बात करें अगर, तो इट इज़ स्टॉप्ड 24 to 48 आवर प्रायर, ओके, इफ़ यूज्ड अलॉन्ग विद लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना ये प्रोलॉन्ग करा था लिथियम मैग्नीशियम, और इसमें भी अगर अपने लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट दिया जो बॉडी में धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे उसका प्लाज्मा क्लियरेंस कंसंट्रेशन वॉटएवर कम हो रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा देर टिकेगा लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, और ये जो है लिथियम मैग्नीशियम ये और प्रोलॉन्ग करा रहा है मसल रिलैक्सेशन, तो रिकवरी आएगी नहीं, ठीक है। तो उसमें अपने को ये केसेस में लिथियम या मैग्नीशियम जो है ये लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स के केसेस में अपने को 1 से 2 दिन पहले बंद करना है। लेकिन लिथियम मैग्नीशियम कैन बी कंटिन्यूड विद शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स लाइक मीवाक्यूरियम, मेट्राक्यूरियम, ठीक है, जैसे कि पैनक्यूरोनियम है, रोक्यूरोनियम है, ये लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे बंद करना है 1-2 दिन पहले। और अगर मीवाक्यूरियम, मेट्राक्यूरियम है, शॉर्ट एक्टिंग है, तो फिर अपन को कंटिन्यू कर सकते हैं अपन। वो भी है कि भाई जैसे कि लिथियम मैग्नीशियम की बात की, तो ये कंटिन्यू डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन, लाइक सपोज अगर मैग्नीशियम दे रहे हैं अपन एक्लेम्शिया के केस में, तो उसको बंद नहीं कर सकते हैं। फिर अपन ओसी पिल्स की बात करते हैं, तो जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, तो उसके अंदर या तो 2 फॉर्म होंगे, या तो सिर्फ पीओपी होगा, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, सिर्फ प्रोजेस्टेरोन है, या फिर कॉम्बिनेशन में दोनों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो एस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स है, तो ये क्या है ना कि दे कैन कॉज मतलब एस्ट्रोजन वही डीवीटी का रिस्क बढ़ाता है, तो वही ओसीपी डीवीटी का रिस्क बढ़ा सकते हैं। तो अब डीवीटी का जो रिस्क है, द इंक्रीज द डीवीटी रिस्क जो एस्ट्रोजन है, तो यहाँ पे अपन केस सिनारियो दिया होगा, तो इस पर अपन को पता करना है कि भाई लो रिस्क है कि हाई रिस्क है, ठीक है, जो पेशेंट है लो रिस्क डीवीटी है या हाई रिस्क डीवीटी है। अगर लो रिस्क है मतलब कि जैसे कि यंग है, चल सकता है, इमीडिएट मोबिलाइजेशन है, तो उसमें एस्ट्रोजन है कंटिन्यू करना है, मतलब कि ये अपना जो ओसीपी कंटिन्यू करना है, ठीक है। लेकिन अगर जो हाई रिस्क वाले हैं, लाइक इंक्रीज एज है, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है, बेड रेस्ट पे ही है, तो उनको तो ज़्यादा चांस है डीवीटी होने का, तो उसमें अपने को 4 हफ्ते पहले बंद कर देना है, ठीक है। उसमें एस्ट्रोजन जो है वो 4 वीक्स पहले ही बंद कर देना है, ठीक है। फिर आता है अपना हर्बल मेडिसिन, तो वही चेक एलएफटी, और अगर ख़राब है एलएफटी तो 1 से 2 वीक पहले बंद कर देना है, ठीक है। फिर आता है सिल्डेनाफिल, तो जो सिल्डेनाफिल है, ठीक है, तो इट शुड बी स्टॉप्ड 1 to 2 days बिफोर 24 to 48 आवर्स, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट कैन कॉज इंट्रैक्टेबल हाइपोटेंशन, मतलब क्या है कि सिल्डेनाफिल जो है अलॉन्ग विद इट क्योर्स ईडी के साथ साथ इट कैन ऑल्सो गिवन इन पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, PAH, ठीक है। तो वो ऑलरेडी हाइपोटेंशन करवा रहा था, मतलब ब्लड प्रेशर कम करवा रहा था सिल्डेनाफिल, ठीक है। तो फिर यहाँ पे तो चांस है हाइपोटेंशन के, ठीक है, और मतलब कम करवा देगा ये, इसलिए बंद कर देते हैं 1 से 2 दिन पहले। फिर ये पॉइंट नहीं दिया कहीं पे, सिर्फ याद रखना एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, ठीक है। तो वही ETT सब जगह कंटिन्यू करना है, ETT सब जगह कंटिन्यू रखना है। अगर अपन ने स्टॉप कर दिया एब्रप्टली तो फिर MDR TB के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है, MDR TB के चांस बढ़ जाएंगे। और वी हैव टू चेक LFT, ठीक है, LFT चेक करते रहना, बिकॉज ETT एंजाइम इंड्यूसर्स है। तो ये हो गया, ठीक है, कंटिन्यू ETT, स्टॉपिंग से MDR TB होगा, और चेक करते रहो बिकॉज ETT आर एंजाइम इंड्यूसर्स। फिर स्टीरॉयड थेरेपी में तो वही स्टीरॉयड कंटिन्यू रखना है, ठीक है, प्रेडनिसोलोन ये सब कंटिन्यू रखना है अपने को। फिर एनसेड्स जो है ये 1 से 2 दिन पहले बंद करना है, ठीक है। फिर डायूरेटिक्स जो है, ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, हाइपोटेंशन करवा सकता है, ठीक है, तो ये बंद कर देना। स्टॉप ऑल ड्रग्स एक्सेप्ट थायराइड मेंटेन कर सकते हैं, और वही मॉनिटर एस इलेक्ट्रोलाइट करो, ठीक है। और इसमें क्या रिस्क ऑफ वॉल्यूम डिप्लीशन हाइपोकैलिमिया हो जाएगा, ठीक है, अगर अपन ये कर रहे हैं डायूरेटिक्स दे रहे हैं, तो वही इलेक्ट्रोलाइट गया अपना, वॉल्यूम डिप्लीशन हो गया है, ठीक है, हाइपोकैलिमिया है, हाइपोटेंशन, ये सब के चांस है, इसलिए अपन बंद कर रहे हैं, सिर्फ थायराइड को चालू रख रहे हैं अपन। फिर ये पास्ट हिस्ट्री ऑफ MI, ठीक है, मतलब कोई MI का केस है, या अपन एंटी प्लेटलेट क्या जो ब्लड थिनर्स है,
ब्लड थिनर्स में मेन कौन से 3 आते हैं कि एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और वारफेरिन, ठीक है। 3 मेन ब्लड थिनर याद रखना है, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और वारफेरिन, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो क्लोपिडोग्रेल और वारफेरिन है तो ये तो अपने को मैंडेटरी स्टॉप करना है, सिंस देयर इज अ चांस ऑफ ब्लीडिंग इन द क्लोज्ड कैविटी स्पेसेस। क्लोज्ड कैविटी स्पेसेस मतलब कि जो चारों तरफ से क्लोज्ड है, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर से सराउंडेड है, ठीक है। एंड वेन एवर डूइंग रीजनल एनेस्थीसिया, ठीक है, मतलब जब भी हम रीजनल एनेस्थीसिया कर रहे हैं, लाइक स्पाइनल लंबर है, कोई ब्लॉक दे रहे हैं, कोई मतलब नर्व के अंदर अपन कुछ डाल रहे हैं, ठीक है, जो स्पाइनल मतलब ऐसे ये रीजनल एनेस्थीसिया है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाएंगे, और ब्लीडिंग है तो वो ब्लड थिनर करेगा ये, तो ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग है क्लोज्ड कैविटी तो उसके पास जगह नहीं बाहर निकलने के लिए, तो फिर वही नर्व कंप्रेशन होगा, वो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो वही मतलब ब्लड थिनर मतलब कि वो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स की बात कर रहे हैं अपन। फिर जो क्लोज्ड कैविटी स्पेसेस है तो वो कौन सी की, जैसे कि अपना वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ऑर्बिट हो गया, क्रेनियम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लीडिंग हो गया तो फिर ये हो सकता है अपना, ठीक है, परमानेंट डैमेज हो सकता है। ये मतलब ब्लड थिनर दे रहे हैं खून को पतला, तो वही मतलब ये एंटी कोगुलेंट हो गया, ठीक है, वही एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, वारफेरिन, तो वही ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये एंटी कोगुलेंट्स है, ठीक है। तो एस्पिरिन जो है, ठीक है, लो डोज में कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइक 60 to 75 mg है तो कैन बी कंटिन्यूड। हाई डोज है अगर, ठीक है, लाइक 150 से 300 मिलीग्राम है तो 3 दिन पहले बंद करना है, ठीक है। और अगर क्लोपिडोग्रेल और वारफेरिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 5 to 7 days में बंद करना है, ठीक है। एंड आफ्टर स्टॉपिंग, ठीक है, अब जैसे कि सीधा ही अपन ने कर दिया तो अचानक ही वो हो जाएगा, मतलब क्लॉट अगर बन भी सकता है, ठीक है। तो आफ्टर स्टॉपिंग अदर एंटी कोगुलेंट्स, एंटी प्लेटलेट जो ब्लड थिनर है, जो भी क्लोपिडोग्रेल, वारफेरिन, एस्पिरिन है, कुछ भी है, तो इट इज़ ब्रिज्ड विद LMWH, मतलब इनको डायरेक्ट बंद कर रहे हैं तो सडन बंद नहीं करेंगे, रिप्लेस करेंगे विद लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, ठीक है। और उसमें प्रोफाइलेक्टिक जो डोज है उसको 12 घंटे पहले बंद कर देंगे प्रोफाइलेक्टिकली, ठीक है। थेराप्यूटिक मतलब कि पहले बंद, थेराप्यूटिक तो हाई डोज होगा तो 1 दिन पहले बंद कर देंगे, 24 आवर्स पहले। और जो रेगुलर हिपेरिन है, नॉट द लो मॉलिक्यूलर वेट, उसको 6 घंटे पहले बंद कर देंगे अपन, ठीक है। जो टिक्लोडिपिन है तो टिक्लोडिपिन को अपन को 10 दिन पहले बंद कर देना है, ठीक है। ऑल दी अदर कार्डिक ड्रग्स आर कंटिन्यूड, जो भी नाइट्रेट्स, डिजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, ये सब, ठीक है। और जो टॉपिकल एनेस्थीसिया है तो उसमें कंटिन्यू एंटीकोगुलेंट्स, अगर टॉपिकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं अपन, टॉपिकली दे रहे हैं अपन, ठीक है, तो फिर लाइक जेल है, क्रीम्स, वॉट एवर, तो फिर एंटीकोगुलेंट्स को कंटिन्यू रखना है। यहाँ पे एक चेंज है, ठीक है, जो लो डोज एस्पिरिन है 60 to 75 mg कैन बी कंटिन्यूड, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से अगर बहुत मेजर सर्जरी जहाँ पे ब्लीडिंग के चांस बहुत ज़्यादा है तो फिर 3 दिन तक बंद कर देना है, मतलब वो हाई डोज की बात हो रही है, एकदम लो डोज है तो ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से देखना है। तो मतलब अपन जो दे रहे हैं ये, ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक और थेरापेटिक डोज लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का, तो ये इसलिए है ताकि टू प्रिवेंट द रिस्क ऑफ एमआई, लाइक अगर क्लोपिडोग्रेल बंद कर दिया अपन ने, ठीक है, अचानक से, तो ब्लड थिनर था तो वही क्लॉट एमआई होने के चांस ज़्यादा है, तो वही लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन के साथ ब्रिज कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो मतलब टू प्रिवेंट री इन्फेक्शन, वापस ना हो जाए, ठीक है, ये एमआई। स्मोकिंग पे आता है। स्मोकिंग में क्या है, 6 से 8 हफ्ते पहले बंद करना है, 1.5 से 2 महीने पहले। क्यों? क्योंकि अगर स्मोकिंग कर रहा है कोई बंदा तो उसको लैरिंगोस्पाज्म और ब्रोंकोस्पाज्म का चांस है, ठीक है। ब्रोंकोस्पाज्म में तो क्या होगा, इट वुड प्रेजेंट एज वीजिंग, ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स में वीजिंग होगा, ठीक है, फिर हाइपरटेंशन होगा, इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस होगा, सडन टैकीकार्डिया होगा, ठीक है। और जो ETCO2 है, इट वुड बी ETCO2 एंडोट्रेकियल ट्यूब CO2 कुछ है यार, जो भी ETCO2 में शार्क फिन पैटर्न होगा, ठीक है। और ट्रीटमेंट में वही पहले ब्रोंकोस्पाज्म था तो ब्रोंको डायलेटर देंगे, दैट इज़ बीटा-2 एगोनिस्ट साल्बुटामोल देंगे। तो ब्रोंकोस्पाज्म हो गया। फिर लैरिंगोस्पाज्म की बात करते हैं तो लैरिंगोस्पाज्म क्या होगा कि लैरिंगोस्पाज्म मतलब कि जो अपना ये लैरिंजल ओपनिंग है ये अचानक बंद हो गया, ठीक है, तो सडन फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लैरिंजल ओपनिंग, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या देंगे अपन, तो 100% O2 प्रोपोफॉल सक्सिनाइल कोलिन देंगे सीवियर केसेस में, ठीक है। और इसमें क्या होगा ना, ये लिखा नहीं पर याद रखना है कि जब एक्सट्यूबेशन होगा, जब वो निकाल रहा अपन ET ट्यूब निकाल रहा है, ठीक है, तब होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट में तो 100% O2 दे रहे हैं थ्रू लार्सन्स मैनूवर। तो लैरिंगोस्पाज्म इज एनकाउंटर्ड बिफोर आफ्टर इंट्यूबेशन, मोस्टली ड्यूरिंग एक्सट्यूबेशन, ठीक है। जैसे ET ट्यूब निकाला, फट करके बंद हो गया, सडन फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लैरिंजल ओपनिंग, तो ऐसे आवाज़ करके आएगा। ये कि लैरिंगोस्पाज्म में तो कैसे प्रेजेंट करेगा, स्ट्राइडर होगा, ठीक है, स्ट्राइडर होगा, सडन डीसैचुरेशन होगा, सैचुरेशन लेवल बहुत ड्रास्टिकली डाउन जाएगा, ठीक है, स्ट्राइडर होगा, क्योंकि सांस ही नहीं मिल रही ना उसको, तो अचानक से ही सैचुरेशन कम जा रहा है।
लेरिंगोस्पाज़म में क्या क्या होगा कि एक तो टैकीकार्डिया होगा, ठीक है। मतलब ब्रैकीकार्डिया तब हो सकता है कि अगर हाइपॉक्सिया है तो, पर वो अभी की बात नहीं है। मतलब टैकीकार्डिया मेन याद रखने का अपने को, ठीक है। तो जैसे अपन एक्सट्रीब्यूट करेंगे, ट्यूब निकालेंगे तो स्ट्राइडर वॉइस आएगा, ठीक है। जगह ऐसा एक पूरा वॉइस आएगा स्ट्राइडर, ठीक है। ऐसा वो जो भी वीडियो में वही वॉइस निकाल रहा हूँ, और वो ये टैकीकार्डिया होगा। तो स्मोकिंग में लेरिंगोस्पाज़म में क्या होगा, 100% O2 दिया, ठीक है, फॉलोड बाय प्रोपोफॉल, ठीक है। और अगर ये भी ट्रीट नहीं हुआ तो सक्सेनलकोलिन है सीवियर केसेस में, ठीक है, जो क्विक एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। एल्कोहल में सिंपल 24 to 48 आवर पहले बंद करना है, LFT चेक करना है। टोबैको च्यूइंग में चांसेस ऑफ डिफिकल्ट इंट्यूबेशन, ठीक है, DI बोलता है ये होगा। एंड इट इज़ ड्यू टू, मतलब ऐसे कुछ नहीं होगा लेकिन ऐसे अफेक्ट करेगा, मतलब उसमें एनेस्थीसिया के प्रोसीजर में अफेक्ट करेगा, ठीक है। और मतलब वही रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग होगा, लाइक सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और एलर्जी हिस्ट्री की बात करते हैं तो यही इट कॉजेज एनाफाइलेक्टिक शॉक, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। इटियोलॉजी की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन इज एंटीबायोटिक्स फॉलोड बाय लेटेक्स, मसल रिलैक्सेंट, लोकल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। और इसमें पैथोफिजियोलॉजी में रिलीज ऑफ हिस्टामिन होगा, वेसोडायलेटर और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्टर है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में सडन अनएक्सप्लेन्ड टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, क्योंकि वो हिस्टामिन कॉजेज वेसोडायलेशन, इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस, ठीक है। और इडिमा ऑफ फेस, लिप्स, टंग, और वीजिंग होगा। वीजिंग क्यों होगा, ड्यू टू एयरवे रेजिस्टेंस, ठीक है। इंक्रीज्ड PA, ये PA एयर, जो PA एयर लिखा है मतलब वही कि एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। P एयर, ये PAW शायद है ये, ठीक है, जो भी है PAR होगा शायद, ठीक है यार, जो भी है। और वीज हो रहा है, एयरवे रेजिस्टेंस है। मैनेजमेंट में वही 1 ml ऑफ 1:10,000 IV डोजेज, डिपेंड्स ऑन द रूट, और वही 0.5 ml पर 1000 देंगे अपन, ठीक है। तो IM या अगर सबक्यूटेनियस है तो 0.5 ml ऑफ 1:1000। फिर हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, एडिक्वेट फ्लूइड्स देंगे। फिर फैमिली हिस्ट्री पे आता है। द मोस्ट कॉमनेस्ट थिंग इज मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। ऑलमोस्ट लाइक 70% मोर्टेलिटी, लेकिन इंडिया सेटिंग्स में 100% मोर्टेलिटी रेट है। ये जेनेटिक कंपोजिशन से होता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर के स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ है, या फिर, और ये किससे ट्रिगर होगा, तो ये जो भी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स है, जो भी अपने हेलोथेन, ये वो जो भी इनहेलेशनल वाले हैं, और सक्सिनल कोलिन मोस्टली सक्सिनल कोलिन याद रखना है कि ये देंगे ना, तो जो भी फैमिली हिस्ट्री है, मस्कुलर डिसऑर्डर, डिस्ट्रॉफीज, उनमें ये होगा, ठीक है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, मोर्टालिटी गजब है, अंडर सीवियर मोर्टालिटी अंडर जनरल एनेस्थीसिया। पैथोफिजियोलॉजी में वही है कि म्यूटेशन होगा, ठीक है, म्यूटेशन ऑफ राइनोडिन रिसेप्टर एट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइनोडिन रिसेप्टर का म्यूटेशन है, तो इससे क्या होगा, देयर वुड बी रिलीज ऑफ सडन लाइक अनकंट्रोल्ड कैल्शियम एट द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बहुत सारा विगरस मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, टैकीकार्डिया बहुत होगा। तो अपन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वही मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया है, ठीक है। तो वही रिलीज ऑफ अनकंट्रोल्ड कैल्शियम हुआ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो विगरस मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, टैकीकार्डिया होगा, ठीक है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है, तो इनिशियली देयर वुड बी अ लॉक्ड जॉ, ठीक है, मैसेटर का स्पाजम हो गया, सडन अनएक्सप्लेन्ड टैकीकार्डिया, क्योंकि बहुत सारा कैल्शियम निकल रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, हाइपरटेंशन है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है। फिर कैप्नोग्राफी पे ETCO2 ज़्यादा हो जाएगा, मोस्ट सेंसिटिव है, ठीक है। फिर वीफिब होगा, वीफिब भी एरिथमियाज होंगे, ठीक है, ड्यू टू रिलीज ऑफ K+। तो वही CA+ ज़्यादा हो रहा है, K+ ज़्यादा हो रहा है, हाइपरकैलेमिया हो रहा है, ठीक है। तो हाइपरकैलेमिया हो रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन, फीवर, ठीक है, टैकीकार्डिया, सब कुछ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मतलब कि एरिथमियाज हो रहे हैं, ठीक है। सडन कार्डियक अरेस्ट में जाएगा पेशेंट, हाइपरकैलेमिया हो रहा है, सडन कार्डियक अरेस्ट में जाएगा। कैप्नोग्राफी पे इंक्रीज्ड ETCO2, मोस्ट सेंसिटिव है ये। मैनेजमेंट में क्या है इसका, ठीक है, तो स्टॉप द इनहेलेशनल एजेंट्स, ठीक है, 100% O2 देना है अपने को। डेंटोलिन सोडियम इज 2.5 mg/kg इन डिस्टिल वाटर, विद डिस्टिल वाटर देना है अपने को, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट वुड बी ऑलवेज 100% O2, ठीक है। फिर अपने को ये हाइपर वेंटिलेशन भी होगा, एसिडोसिस भी होगा, तो उसका मैनेजमेंट सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में डेंट्रोलिन सोडियम दिया, एक हाइडेंटोइन डेरिवेटिव है, ठीक है, डिस्टिल वाटर के साथ, ठीक है। फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया अपन ने, ठीक है। हाँ, मेन तो क्या है कि जो डेंट्रोलिन सोडियम है तो वो अपना जो कैल्शियम लोड था, ठीक है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन पे कम करेगा, ठीक है। कैल्शियम लोड मतलब वही ज़्यादा कैल्शियम रिलीज़ हो रहा था तो उसको कम कर रहा है डेंट्रोलिन सोडियम। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करना है अपन को, तो उसके अंदर वही कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंसुलिन प्लस डेक्सट्रोज, या फिर सेल्बुटामॉल भी दे सकते हैं। तो ये मतलब 3-4 ड्रग याद रखना है, ठीक है, ये हो गया। फिर वही एसिडोसिस को करेक्ट करना है, एसिडोसिस होगा क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे ऑक्सीजन तो इतना है नहीं, ठीक है, मतलब वही CO2 बहुत ज़्यादा है या जो भी है, तो मतलब ये एसिडोसिस होगा, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है।
और लैक्टिक एसिडोसिस भी हो सकता है, लैक्टिक मतलब वो लैक्टिक प्रोडक्शन हो सकता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीज़ें भी देंगे, लाइक सपोज वही कि टेम्परेचर कम करना है, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हो गई। हाइपर वेंटिलेशन एंड एसिडोसिस का मैनेजमेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में ये होगा कि बहुत सारा वो कैल्शियम है जो भी निकल रहा था, वही मतलब क्या कि मायोग्लोबिन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू मायोग्लोबिन रिलीज देयर वुड बी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। एडिशन 6.5 में एडिशन एक्यूट किडनी इंजरी, एडिशन 8 में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है। तो मतलब दोनों याद रखना है, पर मेन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा ड्यू टू मायोग्लोबिन रिलीज, ठीक है। तो अपने को मॉनिटर करना है यूरिन आउटपुट का। और वही है कि एक चीज़ है कि ये जो लेट लाइक मसल रिलैक्सेंट और मसल रिलैक्सेंट से भी एलर्जी होती है, ठीक है। लाइक एलर्जी हिस्ट्री में दिया है मसल रिलैक्सेंट, लाइक कोई भी एट्राक्यूरम, सुगामा डेक्स, तो उनसे भी एलर्जी होगी, बट मोस्ट कॉमनली तो एंटीबायोटिक से होगी। तो एड्रेनालिन में याद रखना है जो डोसेज है 1 ml इजिकल टू 1 mg है, ठीक है। इजिकल टू 1:1000 का कॉन्सेंट्रेशन जो एम्प्यूल में आता है। और अपने को तो 1 ml या 1 mg या जो भी है ऑफ 1:10,000 आई देना है। तो मतलब वो अपने को डाइल्यूट करना है, ठीक है। अपने को 9 या 10 टाइम्स जैसा कुछ अपने को डाइल्यूट करना है नॉर्मल सलाइन में। तो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है प्री एनेस्थेटिक चेकअप में कि 3-4 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। कि एलर्जी हिस्ट्री हो गया, फिर ये जो लैरिंगोस्पाज्म ब्रोंकोस्पाज्म हो गया, और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो गया, ठीक है। एड्रेनालिन का डोज हो गया, ये 4-5 चीज़ें याद रखनी है अपने को अच्छे से। फिर अपन ASA ग्रेडिंग पे आते हैं, ठीक है। तो ASA ग्रेडिंग क्या है? इट इज़ बेस्ड ऑन फंक्शनल कैपेसिटी, जो भी फिजिकल स्टेटस है, ठीक है, उस बेसिस पे है। तो इसके अंदर 6 ग्रेड है, ठीक है। तो 6th वाला तो वही कि ब्रेन डेड हो गया है, ठीक है। और पहले वाला कि कुछ भी नहीं, सब ठीक है, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 याद रखना है। 5 भी वो है कि जिसका डेथ अपना लाइक 24 आवर के पहले हो जाता है, ठीक है, लाइक नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, ठीक है, मोरीबंड पेशेंट। ग्रेड 5 इज मोरीबंड पेशेंट हु इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव मोर देन 24 आवर, लाइक डेथ हो जाएगा, मैसिव ट्रॉमा है, लाइक मास कैजुअलिटी। तो ग्रेड 5 हो गया। ग्रेड 6 तो ब्रेन डेड था। ग्रेड 1 वही है कि भाई नॉर्मल हेल्दी पेशेंट है, ठीक है। ये हो गया कि जो सब कुछ कर सकता है, लाइक नॉर्मल BMI, नॉन स्मोकर, या ओकेजनली एल्कोहलिक, ओकेजनली, ठीक है। एंड तो मेन ग्रेड 2, 3, 4 ही याद रखना है अपने को, ठीक है। 1, 5, 6 तो हो गया। 2 में क्या है कि माइल्ड डिजीज़ विद नो फंक्शनल लिमिटेशन, डिजीज़ है पर कोई फंक्शनल लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है, कि भाई चलने में ये वो कर रहे हैं नॉर्मल एक्टिविटीज़। तो दैट इज़ लाइक एग्जांपल अस्थमा अंडर कंट्रोल डायबिटीज़ टाइप 2, हाइपरटेंशन, ये सब कंट्रोल्ड है। फिर स्मोकर, प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग स्टेज, मतलब वही कि फंक्शनल लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर रिस्क वाली प्रेगनेंसी है तो ऑफकोर्स वो ग्रेड 2 में नहीं आएगा, या कोई बाद का स्टेज है तो ग्रेड 3, 4 में जो भी आएगा वो 3 या 4 वॉट। तो अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, माइल्ड टू मॉडरेट ओबीज, ठीक है। नॉर्मल BMI मतलब ग्रेड 1, माइल्ड टू मॉडरेट ओबीज, माइल्ड टू मॉडरेट ओबीज इज ग्रेड 2, ठीक है, नो फंक्शनल लिमिटेशन। फिर मॉडरेट डिजीज़ आएगा, ठीक है, विद फंक्शनल लिमिटेशन। मॉडरेट है पर फंक्शनल लिमिटेशंस हैं यहाँ पे, एक CKD, CLD। फिर कोई भी कार्डियोवास्कुलर का कोई कॉम्प्लिकेशन है, मोर देन 3 months कुछ चल रहा है, ठीक है, ठीक है। और पोअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ टाइप 2, COPD, कुछ CAP लिखा है, CVA, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। और भी CAP या CAD कुछ तो है, क्रॉनिक एल्कोहलिक डिजीज़ ऐसा कुछ है, मोर देन शायद 3 या 13 months, ऐसा कुछ लिखा है, 13 month होगा शायद, पता नहीं। तो ये सब जो फंक्शनल लिमिटेशन है वो ग्रेड 3 में आ रहा है। और ग्रेड 4 में सीवियर डिजीज़ है विच इज़ अ थ्रेट टू लाइफ, ठीक है, सीवियर थ्रेट टू लाइफ, लाइक अनस्टेबल एंजाइना MI, अनस्टेबल एंजाइना MI जो थ्रेट टू लाइफ मर सकता है, अभी के अभी मर सकता है, ठीक है। पहले ग्रेड 3 में मरेगा लेकिन बाद में मरेगा, यहाँ पे अभी के अभी मर सकता है। तो अनस्टेबल एंजाइना MI, CAD, ठीक है, CAD याद रखना है। यहाँ पे रिसेंट MI का अटैक है, रिसेंट MI, रिसेंट CAD, स्टेंट लगा हुआ है, CVA है, ये लेस देन 3 months वाले में है, ठीक है। अभी रिसेंट वाले की बात हो रही है, पहले वाले मोर देन 3 months थे। ग्रेड 3 वाला मोर देन 3, ग्रेड 4 वाला लेस देन 3 month की कॉम्प्लिकेशन, अभी कभी तो मर सकता है। ग्रेड तो ये हो गया, ग्रेड 4 हो गया, ठीक है। ग्रेड 3, ग्रेड 4 में ये याद रखना है कि सीवियस कॉम्प्लिकेशन बहुत जल्दी वाले हैं, रिसेंट तो ग्रेड 4, और बहुत लाइक मोर देन 3 months है तो ग्रेड 3। फिर इन्वेस्टिगेशन आएगा, तो इन्वेस्टिगेशन में वही एनेस्थेटिस्ट सब इन्वेस्टिगेशन कराएगा, ठीक है, लाइक CBC, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, TLC, प्लेटलेट काउंट, RFT, LFT, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग है, वायरल मार्कर्स, ये सब। और इसमें कुछ मिनिमम क्राइटेरियाज होने चाहिए कि इतना प्लेटलेट, इतना HB होना ही चाहिए, तो ये सर्जरी आराम से होगी, नहीं तो सर्जन को दिक्कत आएगी, ठीक है। तो जैसे कि वही मिनिमल एक्सेप्टेबल जो हीमोग्लोबिन है दैट इज़ 8 ग्राम/dl, ठीक है। और अगर मिनिमम ये बस ये सुनना है, ठीक है। और मिनिमम एक्सेप्टेबल हीमोग्लोबिन बिफोर इलेक्टिव सर्जरी विद कोमॉर्बिड कंडीशंस, तो वो रिस्क ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा ही चाहिए होगा, तो वो 10 हो जाएगा। पहले 8 था, इलेक्टिव सर्जरी विद कोमॉर्बिड कंडीशन इज इक्वल टू 10 ग्राम/dl। फिर वो अगर क्रिटिकली इल पेशेंट है, ठीक है, तो उसमें 12 ग्राम होना चाहिए। ये INI का क्वेश्चन पूछा गया है,
ठीक है। और अगर मिनिमम एक्सेप्टेबल जो प्लेटलेट काउंट है, ठीक है, फॉर इन्वेसिव प्रोसीजर है, ठीक है, लाइक अपना लीवर बायोप्सी है या ऐसा कुछ है, तो उसमें 50,000 होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ याद रखने की, जो मॉर्बिड ओबेसिटी है जिसमें BMI ग्रेटर देन 40 है, इट वुड बी ए से ग्रेड 3, माइल्ड टू मॉडरेट ओबिस ग्रेड 2, मॉर्बिड ओबेसिटी ए से ग्रेड 3। तो ये हो गया 8 ग्राम, तो ये हो गया एक्सेप्टेबल HB। फिर अगर कोमॉर्बिड तो 10, क्रिटिकल इल पेशेंट तो 12। फिर प्लेटलेट काउंट की बात करें तो वही नॉर्मल 50,000 चाहिए इन्वेसिव प्रोसीजर के लिए। मिनिमम एक्सेप्टेबल काउंट कोई भी, मतलब सेंट्रल लाइवी कैन्युलेशन है, पेस मेकर डाल रहे हैं, रीनल लीवर बायोप्सी है, ठीक है, इन्वेसिव है तो 50,000। सर्जरी के लिए 80,000 से 1 लाख होता है, ठीक है। तो उसमें भी क्या, तो अगर सेंट्रल, जिसमें अपन सेंट्रल न्यूरोक्सियल ब्लॉकेड, सेंट्रल न्यूरोक्सियल ब्लॉक दे रहे हैं, ये 2 पॉइंट नीचे लिखे हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि लाइक सेंट्रल, लाइक स्पाइनल एनेस्थीसिया है जो क्लोज्ड कैविटी में अपन दे रहे हैं, तो वही अगर वहाँ पे प्लेटलेट कम है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो गया, तो अपन ने पढ़ा था कि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ब्लड निकलेगा नहीं वहाँ से, वॉट एवर, तो यहाँ पे ज़्यादा चाहिए प्लेटलेट, ठीक है। नॉर्मल प्लेटलेट की रेंज होती है 1.5 to 3.5 4.5 लाख, ठीक है। तो वही सेंट्रल अगर न्यूरोक्सियल ब्लॉक की ब्लॉकेड है तो इट वुड बी 1 लाख प्लेटलेट इज़ द मिनिमम काउंट। और बाकी कोई सर्जरी है लाइक पेरिफेरल न्यूरोक्सियल ब्लॉक है तो फिर 80,000 चलेगा, ठीक है। और फिर वो इन्वेस्टिगेशन में और भी ECG एक्सरे ये सब भी अपन करवाते हैं, ठीक है। फिर आता है कि व्हेन टू डू इको एंड ECG, ठीक है, इको एंड ECG कब करना है। फिर इंडिकेशंस क्या हैं, ठीक है, इको और ECG के लिए, ये INI के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं लाइक 3 कैटेगरी के मैंडेटरी, कि भाई कौन सी मैंडेटरी कंडीशन है जिसमें आपको इको, कार्डियोग्राफी या ECG करवाना ही पड़ेगा। मे बी डन, करवा सकते अच्छा रहेगा, ठीक है। मे नॉट बी डन, नॉट परफॉर्म्ड, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 क्राइटेरिया हो गए। अब इको और ECG की बात करते हैं, INI का टॉपिक है ये, ठीक है, इंडिकेशंस फॉर इको वर्सेस ECG। तो मैंडेटरी किसमें है, इको में, इको कार्डियोग्राफी में अगर डिस्पनिया ऑफ अननोन ओरिजिन है, डिस्पनिया हो रहा है, हार्ट फेलियर पेशेंट है विद वर्सनिंग डिस्पनिया, तो इसके अंदर अपन मैंडेटरी इको कराएंगे, ठीक है। फिर अगर लाइक पास्ट हिस्ट्री ऑफ लीवर डिसफंक्शन है और 1 साल से कोई रिपोर्ट नहीं करवाए, ठीक है, लीवर का खराबी है, तो इको कराना अच्छा रहेगा। और वही रूटीन इन्वेस्टिगेशन की तरह अपन नहीं करते हैं, लाइक ऐसे रूटीन इन्वेस्टिगेशन में अपन ये इको नहीं करवाते हैं, ठीक है, नॉट परफॉर्म। ECG की बात करते हैं तो वो मैंडेटरी किसमें है, तो वही IH इश्केमिक हार्ट डिजीज़ तो हो गई, कोई भी एरिथमिया, PAD, पेरिफेरल आर्टरी को, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, कुछ भी है, सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़, तो बोले हार्ट का आगे तो कराना ही पड़ेगा मैंडेटरी, ठीक है। फिर कोई भी मेजर सर्जरी है अगर एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स में मेजर सर्जरी, तो मे बी डन, लाइक करते हैं अपन ECG। एज पे डिपेंड करता है, लाइक सपोज अभी 50-60 ईयर का एसिम्टोमेटिक है तो ECG कराएंगे। 20-15 साल का बच्चा है सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक है, तो देर इज़ नो नीड, ठीक है, तो मतलब कुछ चलेगा ऐसा। विद और मेजर सर्जरी इन एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स विदाउट हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज़, विदाउट हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में मे बी डन आएगा, ठीक है। फिर ECG किस में परफॉर्म नहीं करना है, तो वो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, एसिम्टोमेटिक और लो रिस्क सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। फिर रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन आता है, रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन की भाई कितना रिस्क है, आपको कितना % चांसेस है कुछ होगा, ये वो जो भी है, ठीक है। तो रिस्क स्ट्रेटिफाई करना है अपने को, डिवाइड करना है। तो जो कार्डियक रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन है विच इज़ अकॉर्डिंग टू द ACC, अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट ऐसा कुछ है, या AHA, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइंस के हिसाब से है, ठीक है। ये और इसमें क्या है कि लाइक हाई रिस्क, कोई भी अगर हाई रिस्क है या सर्जरी है तो उसमें क्या करेंगे अपन, कोई हाई रिस्क है, ठीक है, लाइक इमरजेंसी सर्जरी है या सर्जरी अबव अम्बिलिकस है, ठीक है, तो इसमें प्रोसीड करना है, उसको लेट नहीं करना ताकि और भी कुछ हो सकता है उसको, तो इफ़ एनी इमरजेंसी सर्जरी तो प्रोसीड करना है इसको। फिर रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन पे आता है, ठीक है, अलग अलग रिस्क के हिसाब से अपन स्ट्रेटिफाई कर रहे हैं, ग्रुप्स में बांट रहे हैं, ठीक है। तो CVS की बात करते हैं कि भाई किसको ज़्यादा चांसेस CVS का, जो भी कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़, मतलब कार्डियक कॉम्प्लिकेशन होने का, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी पेशेंट है वो आर एट हाई रिस्क फॉर पोस्ट ऑप कार्डियक इवेंट्स, ठीक है, मतलब ऑपरेशन के अंदर, दौरान है, जो भी पोस्ट ऑप है, ठीक है, या इसको अपन बोल सकते हैं रिस्क असेसमेंट फॉर डेवलपिंग MI, ठीक है, कि भाई किसको ज़्यादा रिस्क है कि भाई MI होगा, ठीक है। तो मतलब उसमें क्या 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 चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो जो भी रिस्क वाली सर्जरीज़ हैं, हाई रिस्क सर्जरीज़ हैं, ठीक है, लाइक हाई रिस्क सर्जरीज़ फॉर लाइक एनी कोई भी सर्जरी अबाउट दी अम्बिलिकस, कार्डियक थोरेसिक पेरिटोनियल सर्जरी, ठीक है, जो इमरजेंसी सर्जरीज़, तो ये सब में वी वुड हैव टू प्रोसीड विद द सर्जरी, ठीक है, वी डोंट हैव टू डिफर इट, ठीक है, अभी का भी करना है, क्योंकि फिर भी थोड़ा चांस है पेशेंट बच जाए, नहीं तो वो मरेगा ही बाद में अगर कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो गया तो मतलब बेसिक ये है कि भाई कोई भी हाई रिस्क सर्जरी है, ठीक है, तो उसको प्रोसीड करना है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, मतलब रिस्क असेसमेंट फॉर डेवलपमेंट MI में क्या क्या पॉइंट आएंगे, तो हाई रिस्क सर्जरी, हिस्ट्री ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज़, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, CVD, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़, फिर किसी को अगर DM है, रिक्वायरिंग इंसुलिन, ठीक है, क्रिएटिनिन इन मोर देन 2 mg/dl, फिर ये सब, तो ये जो 6 पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, ये ईच पैरामीटर है, इनका स्कोर 1 है, ठीक है, हर पैरामीटर का स्कोर 1 है, ठीक है।
और एक के टेबल है कि स्कोर 0 1 2 3, सपोज अगर 6 में से 2 चीज़ है तो स्कोर 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये इस दौरान क्या रिस्क ऑफ कार्डियक कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो अगर स्कोर 0 है तो रिस्क इज़ 0.4, फिर 1 2.4 5.4, तो या तो 3 या मोर देन 3 इज़ द रिस्क इज़ 5.4%, 0 है तो सिर्फ 0.4% है, ठीक है। 0.4 तो मतलब रहेगा ही, थोड़ा तो रिस्क है ही। फिर जो सीवीएस रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन था या पेशेंट मतलब जो रिस्क असेसमेंट फॉर डेवलपिंग एमआई, 6 पॉइंट तो थे। फिर और क्या है कि पेशेंट को कब ऑपरेटेड होना चाहिए, लाइक इफ़ ही एस कॉरोनरी स्टेंटिंग, अगर स्टेंट करवाया है, ठीक है, तो फिर कोई भी सर्जरी के लिए एक महीने तक वेट करना है, ठीक है। मोर देन 30 डेज आफ्टर बेयर मेटल स्टेंट, अगर बेयर मेटल स्टेंट डाला है, ठीक है, तो 30 दिन तक वेट करना है, ठीक है। और अगर लाइक मोस्ट कॉमनली जो होता है, तो अगर लाइक ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट है तो फिर 6 महीने तक कोई सर्जरी नहीं करनी, ठीक है। यूआरटीए के बाद वेट फॉर 6 वीक्स, आफ्टर यूआरटीए वेट फॉर 6 वीक्स। और एक स्ट्रेस टेस्टिंग होता है लाइक डॉब्यूटामिन, वो जो ट्रेडमिल टेस्ट, वो अलग अलग टेस्ट है। तो उसमें वही है कि भाई अगर परफॉर्म करना है फंक्शनल कैपेसिटी लेस देन 4 मैट्स, मैट्स मतलब मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स, मतलब अगर लेस देन 4 मैट्स है, मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा गंभीर है कि थोड़ा भी चल नहीं पा रहा, थोड़ा भी चल रहा है तो डिस्प्निया है, कुछ हो रहा है, तो देयर आर ह्यूज लाइक very high chances that patient would collapse right on the OT table or after the operation post op। तो अगर बहुत फंक्शनल कैपेसिटी कम है, लाइक लेस देन 4 मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट्स, जो ख़राब बात है, तो फिर अपने को स्ट्रेस टेस्टिंग करानी है, ये ट्रेडमिल, डॉब्यूटामिन एक्सेट्रा टेस्ट, ठीक है। ये पूरा जो टॉपिक है आईएनआई के लिए इंपॉर्टेंट है मेन तो, ठीक है। और एक और इलेक्टिव सर्जरी विच नीड्स फर्दर इवेल्यूशन, ये पॉइंट मैंने पहले के पेजेस में लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि सपोज इलेक्टिव सर्जरी है तो उसमें अपने को थोरोली इवेल्यूशन करना है इन द फॉलोइंग 4 कंडीशंस, ठीक है। और वो पूरा थोरोली इवेल्यूशन करने के बाद थ्रू वेरियस इन्वेस्टिगेशन फिर ही अपन सर्जरी करेंगे। वो 4 कंडीशंस है, ACS एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, सिग्निफिकेंट एरिथमियास, वेल्वुलर हार्ट डिजीज और डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर, ठीक है। और एक क्राइटेरिया है फॉर गिविंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। आईई प्रोफाइलेक्टिकली देंगे, कब देंगे, अगर प्रीवियस हिस्ट्री है, प्रोस्थेटिक वाल्व्स हैं, कार्डियक ट्रांसप्लांट है, अनरिपेयर्ड या रिपेयर्ड CHD है, ठीक है। अनरिपेयर्ड है या तो रिपेयर्ड क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ का कुछ है, ठीक है, रेसिडुअल डिफेक्ट, तो ये हो गया। अब वो ये कि व्हेन टू प्रोसीड फॉर सर्जरी आफ्टर कोरोनरी स्टेंटिंग, तो स्टेंट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, बेयर मेटल और ड्रग एल्यूटिंग। बेयर मेटल अब इतना कॉमन नहीं, ड्रग एल्यूटिंग इज द मोस्ट कॉमन अब, ठीक है। बेयर मेटल है 1 महीना वेट करना है और फिर सर्जरी करनी है, ड्रग एल्यूटिंग है तो 6 महीने वेट करना है फिर सर्जरी करनी है। ड्रग मेटल ये जो पॉइंट है, ठीक है, एंडोकार्डाइटिस आईई प्रोफाइलेक्सिस वाला, तो इट इज़ डन, ये आईएनआई के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें ये कि जो अपन ने पढ़ा प्रीवियस हिस्ट्री, प्रोस्थेटिक वाल्व्स, ठीक है, या तो अनरिपेयर्ड साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या फिर रिपेयर्ड CHD विद रेसिडुअल डिफेक्ट और कार्डियक ट्रांसप्लांट। फिर अपना ये आता है कि आईएनए का क्वेश्चन है ये, पल्मोनरी रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, कि भाई क्या सी कंडीशन में पोस्ट ऑप या प्री ऑप, मतलब जो भी है इंट्रा ऑप या अपना कुछ भी पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो पेशेंट हु आर लाइक इंक्रीज रिस्क फॉर पोस्ट ऑप पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन आर, ठीक है, व्हेन लाइक ABG, CXR, PFT, एक सेकंड में वापस बोलता हूँ। तो पेशेंट हु आर इंक्रीज रिस्क फॉर पोस्ट ऑप पल्मोनरी, ठीक है, तो ये कौन से होंगे, तो पहले तो हाँ, अगर URTI है तो वेट फॉर 6 वीक्स, ठीक है, ऐसे याद रखना है। फिर ABG, CXR, PFT करना है अपने को, ठीक है। फिर जो रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर पोस्ट ऑप पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, अब आता है रिस्क फैक्टर फॉर पोस्ट ऑप पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन, 3 क्राइटेरिया है, एक तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, प्रोसीजर रिलेटेड फैक्टर्स और लैब टेस्ट के रिलेटेड फैक्टर्स। तो लैब टेस्ट में कुछ नहीं, एल्बुमिन कंसंट्रेशन लेस देन 3.5 ग्राम पर DL, CXR एबनॉर्मल होगा, और जो भी UN है ब्लड यूरिन नाइट्रोजन वुड बी मोर देन 7.5 मिलीमोल, ठीक है, ग्रेटर देन 21 mg पर DL होगा, 7.5 ग्रेटर देन 7.5 मिलीमोल या ग्रेटर देन 21 mg पर DL, ये BUN हो गया। तो उसको रिस्क है भाई पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन होने का। फिर आता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, तो इंक्रीज एज, फंक्शनल डिपेंडेंसी, COPD, ASA मोर देन 2 या इक्वल टू 2 और मोर देन 2, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिगरेट स्मोकर, ठीक है। और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर हो गया, स्मोकर है, ये सब आ गया, COPD, 5-6 चीज़ें, ठीक है। फिर प्रोसीजर रिलेटेड फैक्टर, तो एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर, फिर कोई भी सर्जरी, मेजर सर्जरी लाइक वेस्कुलर, इमरजेंसी, न्यूरो, हेड एंड नेक, थोरेसिक, एब्डोमिनल, अपर एब्डोमिनल, यूज़ ऑफ GA हो रहा है, इमरजेंसी सर्जरी है, ठीक है, यूज़ ऑफ GA, तो इन सब में अपने को पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो मेन तो एओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर, अपर एब्डो, और ये
इमरजेंसी सर्जरी यूज़ ऑफ चाहिए। फिर प्री ऑपरेटिव प्री ऑप इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्री ऑप इंस्ट्रक्शन कि भाई पेशेंट को क्या देना है तो वो इजीली ओटी में जा सके। तो पहले तो सब ए 5 A's, ठीक है, प्री मेडिकेशन लाइक बिफोर सर्जरी। तो 5 A's एंसियोलिटिक, शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, मिडाजोलम, एंटीकोलिनर्जिक्स मतलब कि वो एंटी सिक्रेटाकॉक्स, सॉरी एंटी साइलोकॉक्स, मतलब जो सिक्रेशन ओरल सिक्रेशन है, रेस्पिरेटरी एयरवे सिक्रेशन वो कम होगा, ठीक है। सायोलोरिया मतलब कि ज़्यादा वेट पिलो सिंड्रोम जो हो रहा था, ठीक है, तो साइलोरिया मतलब कि ज़्यादा लार टपक रही है, तो एंटी कोलिनर्जिक देंगे मतलब कि वही सिक्रेशन कम कर देगा। एंटी साइलोकॉक्स, एट्रोपिन और ग्लाइकोपायरोलेट देंगे, एट्रोपिन और ग्लाइकोपायरोलेट। एग्जाम्पल किन किन में देंगे जिनमें ज़्यादा चांस है भाई सिक्रेशन के, तो चिल्ड्रन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और हेड एंड नेक सर्जरीज में देंगे टू रिड्यूस एयरवे सिक्रेशंस, ठीक है, एट्रोपिन ग्लाइकोपायरोलेट। फिर एंटी एमेटिक्स आएगा, तो एंसियोलिटिक, एंटीकोलिनर्जिक्स में एट्रोपिन ग्लाइकोपायरोलेट। एंटी एमेटिक्स देंगे ऑन्डानसेट्रॉन, जो एमसेट हाई रिस्क ग्रुप इंक्लूड्स फीमेल्स, हिस्ट्री ऑफ मोशन सिकनेस या ओपियोइड यूज़ हो गया। लेप्रोस्कोपी, ठीक है, उसमें उल्टी के ज़्यादा चांस है। मिडल ईयर सर्जरी, ऑफ्थेल्मिक सर्जरी, ठीक है। फिर एनाल्जेसिक्स, तो वही पेन अगर पहले से अपन दे रहे हैं एनाल्जेसिक्स, ठीक है, प्री एम्प्टिव बोलेंगे, प्री एम्प्टिव मतलब कि पेन तो इंसिजन लगाने के पहले ही दे रहे हैं तो पेशेंट को कम पेन फील होगा, तो उसमें शॉर्ट एक्टिंग ओपियोइड्स देंगे, शॉर्ट एक्टिंग। उसमें से इंडिया में सिर्फ एक ही लीगल ड्रग है, दैट इज़ फेंटानिल। तो एंटीबायोटिक्स में एक INA का क्वेश्चन है, सिफेलोस्पोरिन देंगे फॉर कार्डियक सर्जरीज, सिफेलोस्पोरिन फॉर कार्डियक सर्जरीज। फिर फास्टिंग गाइडलाइंस आती है, ठीक है, NBM या NPO बोलता है। एडल्ट में तो इतना दिक्कत नहीं, 6 से 8 घंटे कुछ नहीं देना है। 2 घंटे पहले क्लियर लिक्विड, पानी भी नहीं। 8 घंटे तक अपने को सॉलिड्स बंद करना है, ठीक है। 6 घंटे पहले लाइट मील बंद करना है, ठीक है। फिर चाइल्ड की बात करते हैं, 2 घंटे पहले क्लियर फ्लूइड्स, 4 घंटे पहले ब्रेस्ट मिल्क बंद करना है, 6 घंटे पहले सॉलिड्स या फार्मूला फीड्स या काउज मिल्क या कोई भी नॉन ह्यूमन मिल्क बंद करना है 6 घंटे पहले। 8 घंटे पहले अपने को वो भी हैवी फैटी मील बंद करना है। तो जितना ज़्यादा वो कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा कोई चीज़ का, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऐसा कुछ, तो उतना ही पहले बंद कर देना है अपने को, ठीक है। तो ये हो गया अपना मॉनिटरिंग तक जो भी था, ये हो गया। फिर आता है अपना मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट पे आते हैं। मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, बेसिक और एडवांस्ड। एडवांस्ड में मतलब ब्लड लॉस में कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, ठीक है। और फिर अपना बेसिक मॉनिटरिंग में क्या आएगा, तो वही CNS आ गया, CVS, रेस्पी, न्यूरोमस्कुलर, टेम्परेचर, ठीक है। CVS में वो ECG, रेडियल आर्टरी कैन्युलेशन, ये सब आएगा। रेस्पी में अलग चीज़ें। फिर हाँ, CVS में PA, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन, ये सब आएगा, ठीक है। फिर CNS मॉनिटरिंग पे आते हैं, ठीक है। तो बायस्पेक्ट्रल इंडेक्स जो है, ठीक है, इसमें अपन ये माथे पे 3 जो दिख रही हैं ये लीड्स हैं, ये ECG नहीं, ये EEG, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम की लीड्स हैं, ठीक है। ये बायस्पेक्ट्रल इंडेक्स है टू असेस द डेप्थ ऑफ द एनेस्थीसिया, ठीक है। टू असेस द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया पेशेंट शुड नॉट हैव अवेयरनेस, ठीक है। अगर उसको अवेयरनेस है मतलब कि एनेस्थीसिया का डेप्थ अच्छा नहीं तो वो सू कर सकता है पेशेंट। तो टू असेस द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है, बायस्पेक्ट्रल इंडेक्स इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है, यूज टू असेस मॉनिटर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। फिर जो MLEEPA, मिडल लेटेंसी ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल, इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर टू इवेल्युएट द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, ठीक है। मिडल लेटेंसी ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल, ठीक है, सेंसिटिव इंडिकेटर, मोस्ट और मोस्ट कॉमन तो बायस्पेक्ट्रल। वही वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, तो वही इट एनालाइजेस EEG वेव फॉर्म्स, 0 to 100 होता है। 0 मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही डेप्थ हो गया। 0 मतलब कि बहुत ज़्यादा डेप्थ है तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। 100 मतलब कुछ भी एनेस्थीसिया का डेप्थ है ही नहीं, तो फिर वो पेशेंट कैन रिकलेक्ट, विच इज़ बैड, ठीक है। तो वही टारगेट वैल्यू शुड बी 40 to 60 ऑफ BI, ठीक है, बायस्पेक्ट्रल इंडेक्स। फिर आता है CVS मॉनिटरिंग, ठीक है। तो उसके अंदर वही पहले अपन BP, पहले तो वही हार्ट रेट, पल्स रेट तो नाप सकते हैं कैसे भी। फिर BP में नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव आएगा। नॉन इन्वेजिव जो इसमें 3 मेथड है, ठीक है, पाल्पेटरी, ऑस्कल्टेटरी जो कोरोड कफ साउंड वाला को BP कफ नाप के, पाल्पेटरी, ऑस्कल्टेटरी एंड ऑसिलेटरी। जो ऑसिलेटरी मेथड है दैट इज़ द ऑटोमेटिक मेथड, ठीक है। NIBP मशीन यूज़ करेंगे इसमें, ऑटोमेटिक NIBP मशीन, ठीक है। और नॉन इन्वेजिव हो गया। फिर जो इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है उसके अंदर मोस्ट कॉमन साइट इज रेडियल आर्टरी, ठीक है। जो अपन अगर अपने को इन्वेजिवली अच्छे से नापना है BP, तो फिर अपन ये सिर्फ मेजर सर्जरीज के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इन्वेजिव मेथड जो है BP का मेजर सर्जरीज के लिए। तो इसके अंदर अपन सीधा रेडियल आर्टरी में कैन्युलर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक तो पहले तो चेक करना है कि भाई रेडियल आर्टरी में डाल रहे हैं उसके पहले कि भाई कोलाटरल्स काम कर रहे हैं कि नहीं, तो चेक फॉर एडिक्वेट कोलाटरल सर्कुलेशन, ठीक है। तो इसके लिए 2 टेस्ट है, एलन टेस्ट और मॉडिफाइड एलन टेस्ट, ठीक है, AT। तो एलन टेस्ट में वही कि एडिक्वेसी चेक कर रहे हैं, अब इसमें वही एलन टेस्ट और मॉडिफाइड एलन टेस्ट। तो पहले तो मॉडिफाइड एलन टेस्ट देख लेते हैं, बहुत ईजी समझना है इसको, इसका उल्टा एलन टेस्ट में कर देना है। तो मॉडिफाइड एलन टेस्ट में अपन एक तो रेडियल नॉब पे प्रेस किया,
ठीक है, रेडियल नर्व अपना जो थंब साइड है और अल्नर नर्व, ठीक है, दोनों को प्रेस किया और अपन ऐसे क्लेंच किया है अपना हाथ, ठीक है, फिर अपन हाथ छोड़ा तो वो ब्लांचिंग हो गया, लाइक वाइट वाइट पूरा हो गया हाथ अपना। फिर अपन कोई भी अगर छोड़ेंगे, लाइक अल्नर वाला भी पार्ट छोड़ दिया तो भी अगर रेडनेस मतलब वापस ब्लड फ्लो हो रहा है तो मतलब रेडियल के कोलाटरल सही से काम कर रहा है। अगर रेडियल पे जो अपन ने दबाया था उसको छोड़ा, उसको पकड़ रखा है और अल्नर वाले पार्ट को छोड़ दिया अपन ने, तो भी हाथ अगर लाल हो रहा है, पॉजिटिव ब्लड जा रहा है, ठीक है, ब्लांचिंग से नॉन ब्लांचिंग हो रहा था, मतलब कि वाइट हो रहा है, और फिर सीधा कोई भी एक पार्ट छोड़ा तो अपना हाथ में खून आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब काम कर रहा है अल्नर के कोलाटरल। जब अल्नर वाले को छोड़ा, रेडियल को पकड़ा, तो इसमें वही कि कंप्रेस बोथ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी, पॉजिटिव मतलब कि नॉर्मल है आपका, ठीक है। वही 80 में ऐसा है कि कंप्रेस द बायलेटरल आर्टरी, ठीक है, दोनों को छोड़ना है। और इसमें कैसे कुछ है, नेगेटिव इजिकल टू नॉर्मल, तो मॉडिफाइड 80 याद रखना है, पॉजिटिव इजिकल टू नॉर्मल, तो 80 में नेगेटिव इजिकल टू नॉर्मल हो गया, ठीक है। 80 में 1 आर्टरी 2 हैंड्स जैसा बस याद करना है। और ये फीमोरल आर्टरी का भी कुछ होता है, ठीक है, इन्वेजिव ब्लड प्रेशर वहाँ पे भी डाल सकते हैं कैनुला, मतलब ये जो है इन्वेजिव वाला ये मेजर सर्जरीज के लिए, IBP इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। तो एग्जाम में तो सिर्फ नाम पूछा है, ठीक है, कि एलन टेस्ट होता है, एडिक्वेसी ऑफ कोलाटरल्स, पॉजिटिव 80, ठीक है, पॉजिटिव 80 मतलब कि एबनॉर्मल, ठीक है, वही नेगेटिव मतलब नॉर्मल हो गया, तो वही पॉजिटिव मॉडिफाइड 80 इज़ नॉर्मल, ठीक है। मोस्ट कॉमन रेडियल है, लेकिन किसी को रेडियल नहीं डालना है तो फिर फीमोरल में डालते हैं। तो लीड्स में क्या याद रखना है, मेन तो जो क्वेश्चन पूछा है वो वही है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ECG है, तो अपन लीड 2 लगाते हैं तो टू डिटेक्ट एरिथमियास, ये क्वेश्चन है। लीड V3 V4 V5 टू डिटेक्ट इस्केमिया या इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, इसमें कि फिर अपने ट्रिमल ये जो CVP जो है, ठीक है, सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग, CVP मॉनिटरिंग, ठीक है, तो इसका नॉर्मल CVP वैल्यू होता है 0 to 5 सेंटीमीटर H2O, मतलब ज़्यादा है तो वही कि ज़्यादा वो प्रेशर हो रहा है, ठीक है। सेंट्रल वीनस प्रेशर, तो इसमें क्या होगा ना कि अपन ट्रिपल ल्यूमेन कैथेटर डालेंगे फॉर CVP, इसको बोलेंगे अपन सेंट्रल वीनस कैथेटर फॉर CVP। और कहाँ डालेंगे अपन, तो इंटरनल जुगुलर वेन में डालेंगे, और ये राइट साइडेड हार्ट फंक्शन बताएगा, ठीक है। तो ये ट्रिपल ल्यूमेन है, ठीक है, 3 ल्यूमेन है, इसका साइज़ है 7 फ्रैंक, ठीक है, इसका साइज़ है 7 फ्रैंक और 20 सेंटीमीटर साइज़ है इसका। 7 फ्रैंक FRANC है, फ्रेंच बोलते हैं। 20 सेंटीमीटर साइज़ कैनुला है इसका, ट्रिपल ल्यूमेन है। फिर इसमें ये 2 चीज़ें बताएगा, तो राइट साइडेड हार्ट फंक्शन बताएगा और फ्लूइड स्टेटस बताएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि लाइक सपोज़ अपन को इससे पता चलेगा कि भाई फ्लूइड देना है कि नहीं देना है। सपोज़ अगर सिर्फ राइट साइडेड हार्ट फंक्शन है, अफेक्टेड है, राइट साइडेड हार्ट फंक्शन है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, और फिर फ्लूइड दिया तो वही पल्मोनरी ईडीमा हो सकता है। और अगर लाइक सही में फ्लूइड कम है, लाइक हाइपोवोलीमिया है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स कम है, तो फिर अपने को फ्लूइड देना है। तो इसमें क्या करेंगे, लाइक सपोज़ अभी लो BP तो आएगा ही, ये टेबल में हर जगह लो BP है। अब CVP पे डिपेंड करता है कि लो है या हाई है, ठीक है। अगर दोनों ही चीज़ें लो हैं, लाइक CVP भी लो है और BP भी लो है, तो फिर अपने को फ्लूइड देना है, मतलब कि हाइपोवोलियम का कंडीशन है, बॉडी में हाइपोवोलियम है तो फ्लूइड देना है। और अगर हाई CVP है, CVP इज़ हाई, ठीक है, और BP इज़ लो, तो मतलब कि राइट साइडेड गया अपना, राइट पंप हार्ट फेलियर है, तो फिर अपने को यहाँ पे फ्लूइड नहीं देना है, ठीक है, नहीं तो पल्मोनरी एडीमा हो जाएगा। CVP में अब जो ये सेंट्रल वीनस कैथेटर है, तो इसमें 3 पोर्ट है, 3 लूमेन है, तो एक लूमेन तो अपने CVP के लिए हो गया, ठीक है, बाकी 2 लूमेन और भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये जो CVP है, जो सेंट्रल वीनस कैथेटर है, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक लिंक्ड टू इट्स यूसेज ऑफ टू नो द CVP, सिर्फ ये CVP मेजर करने के काम नहीं आएगा, ठीक है। इसको और भी फंक्शन है, लाइक अदर यूजेस क्या है, तो लॉन्ग टर्म IV कैनुला डालना है, आयोनोट्रोप्स, कार्डियक मेडिकेशन, TPN, ठीक है, तो इसमें भी काम आएगा। फिर अपने ये आएगा दूसरा जो है, दैट इज़ स्वान गान्स कैथेटर, स्वान गान्स जो येलो कलर का है, ठीक है, AKA पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन। तो ये इंटरनल जुगुलर से डालेंगे, तो IGV जो है, ठीक है, IGV से जाएगा सीधा अपना राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी फिर पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, सॉरी। तो इसमें क्या होगा कि पहले अपने इंटरनल जुगुलर से डाला ये अपन ने, ठीक है, स्वान गॉन्स या पल्मोनरी कैथेटर, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, वहाँ से राइट एट्रियम, वहाँ से फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरीज और फिर पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक है। और ये मेजर करेगा PCWP, जो ये PA कैथेटर है,
ये मेजर करेगा PCWP, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। वेज या इसको ऑक्लूजन प्रेशर भी बोलते हैं आजकल, ऑक्लूजन प्रेशर या वेज प्रेशर। तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। पहले वाला जो था अपना वो ट्रिपल ल्यूमन जो था CVP, वो राइट साइड हार्ट फंक्शन बताता था, ये लेफ्ट साइड हार्ट फंक्शन बताएगा, लेफ्ट साइड बीट कर रहा है कि नहीं। तो लेफ्ट साइड अगर नहीं कर रहा होगा, काम नहीं कर रहा होगा, तो फिर जो पल्मोनरी कैपिलरी उसका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो वो नॉर्मल जो प्रेशर है PCWP दैट इज़ 12 to 16 सेंटीमीटर H2O। इससे ज़्यादा होगा अगर लेफ्ट साइड ख़राब है, तो फिर 12 to 16 से ज़्यादा होगा। और ये वेरी इन्वेसिव प्रोसीजर आजकल नहीं होता है, आजकल लाइक न्यू मॉडलिटीज़ लाइक इकोकार्डियोग्राफी और वो सब होता है, बंद हो गया है, 10-15 साल से बंद है ये, ठीक है। तो ये इन्वेसिव है, कॉम्प्लिकेशन हुई कि भाई पल्मोनरी आर्टरी रप्चर हो जाएगा। तो ये जो स्वॉन गॉन्स या स्वॉन गैंस कैथेटर या पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, इसका जो है कॉम्प्लिकेशन PA रप्चर है मोस्ट ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन, और जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन दैट इज़ एरिथमियास कराएगा ये, ठीक है। फिर इकोकार्डियोग्राफी होगा, ठीक है, या इसको ट्रांसथोरेसिक इकोकार्डियोग्राफी बोलेंगे, TTE, ठीक है, नॉन इन्वेसिव फॉर्म ऑफ कार्डियक मॉनिटरिंग। फिर रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग आएगा, इसके अंदर पल्स ऑक्सीमीटर याद रखना है, ठीक है। तो वो ये कि मेजर्स द O2 सैचुरेशन दैट इज़ द परसेंटेज ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। प्रिंसिपल इज बियर लैम्बर्ट्स लॉ, बस नाम याद रखना है, ठीक है। फिर ये 2 लाइट होती है, ये एमिट करेगा 2 लाइट, रेड लाइट और इंफ्रारेड लाइट। तो इनका नैनोमीटर पूछा गया, रेड लाइट का जो 660 नैनोमीटर, इट इज़ अ क्वेश्चन, इंफ्रारेड का 940 नैनोमीटर। तो यही है कि भाई ये जो लाइट्स हैं, तो ये एक फिक्स जो होता है वो मतलब जिसके जो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजनेटेड है, तो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन जो है, तो वो जो है दैट वुड बी लाइक अकॉर्डिंग टू इट्स नैनोमीटर वॉट एवर वुड बी एब्जॉर्ब बाय द रेड लाइट, तो वो रेड लाइट शो होगा। और जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है वुड बी एब्जॉर्ब बाय इंफ्रारेड लाइट। तो ऐसे याद रखना है, ठीक है, कि अगर रिड्यूस्ड HB है, मतलब रेड लाइट है, अगर रेड लाइट हो रहा है तो फिर रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है, ठीक है, 660 नैनोमीटर। इंफ्रारेड है तो 940 नैनोमीटर, ठीक है, ज़्यादा 940, 660 से ज़्यादा 940 तो इंफ्रारेड, और अच्छा मतलब कि ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है। अब किस में फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो ऑफकोर्सली कि भाई फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो वही ऑफकोर्स फॉल्स पॉजिटिव इज़ ज़्यादा डेंजरस, क्योंकि एक्चुअल में सैचुरेशन लो हो रहा होगा। तो फॉल्स पॉजिटिव इसमें आएगा, तो जो CO पॉइजनिंग है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, विच इज़ लाइक 250 to 300 टाइम्स मोर एफिनिटी देन ऑक्सीजन। तो ये वाला जो है CO पॉइजनिंग के केस में भी अपना वो जो है अपना रेड इंफ्रारेड जो था वो एब्जॉर्ब होगा। तो इंफ्रारेड दिखाएगा दैट इज़ 940 नैनोमीटर, तो ऑक्सीजन HB की लेवल्स दिखाएगा, ठीक है। बट एक्चुअल में तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, तो फिर लेस वो होगा, ठीक है। मतलब कि जो फायर एक्सीडेंट है जिनके अंदर CO पॉइजनिंग है, तो उनके अंदर फॉल्सली एलिवेटेड वैल्यूज़ दिखाएगा, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिनीमिया हो गया। और जो फॉल्स नेगेटिव है, ठीक है, कम है लेकिन एक्चुअल में सही है, तो फॉल्स नेगेटिव किस में होगा, ठीक है, फॉल्सली लो वैल्यूज़, तो दैट वुड बी इन मैथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, डाई, हैना ऑन हैंड, जॉन्डिस, थिक स्किन या इंक्रीज्ड सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, एनीमिया हो गया, कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट स्टेट्स। तो ये सब याद रखने का अपने को फॉल्सली लो वैल्यूज़ के लिए। फिर आता है कैप्नोग्राफी, ठीक है। जो कैप्नोग्राफी है, ठीक है, तो ये डिवाइस जो ये मेन स्ट्रीम कैप्नोग्राफ बोलेंगे इसको, ये बताएगा कैप्नोग्राफी, ठीक है, कैप्नोग्राफी या मेन स्ट्रीम, इसको कैप्नोग्राफी कुछ भी बोलो, मेन स्ट्रीम है। ये ब्लू कलर का बॉक्स है, सीधा ET ट्यूब से अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बताएगा, ये अपने को, तो ये बताएगा अपने को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैप्नो मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ग्राफी मीन्स ग्राफ, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और इसमें अपन मॉनिटर कर सकते हैं लाइक एक्सेल्ड जो CO2 है, ठीक है, मेजर्स द एंड टाइडल CO2, ठीक है। अब फंक्शंस क्या है इसका, तो टू डायग्नोस EVM, ठीक है। फिर शॉरेस्ट EVM क्या वो पढ़ेंगे, शॉरेस्ट साइन ऑफ इंट्यूबेशन, और रिकमेंडेड टू मॉनिटर CPR परफॉर्मेंस। कैप्नोग्राफी मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कैप्नोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ द एक्सेल्ड CO2। तो एक तो ये मेन स्ट्रीम कैप्नोग्राफी है। फिर अगर ये ET ट्यूब के साथ अगर अपने चिपका दिया है तो उसको साइड स्ट्रीम कैप्नोग्राफी बोलेंगे, सिर्फ याद रखना है, साइड स्ट्रीम कैप्नोग्राफी, ठीक है। और वही कि ये क्या करेगा, ये अपने का एडिक्वेट वेंटिलेशन चेक करेगा। मतलब सपोज अपन एक्सेल्ड CO2 चेक कर, अब CO2 कब होगा, जब ऑक्सीजन इनहेल होगा, ऑक्सीजन का होगा तभी तो CO2 निकलेगा। एडिक्वेट वेंटिलेशन चेक करते हैं, वेंटिलेशन मतलब वही कि एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ गैसेस, तो वही CO2 तब निकल रहा है, अगर अच्छे मात्रा में निकल रहा है, मतलब कि O2 भी जा रहा है अंदर, ठीक है, तो एडिक्वेट वेंटिलेशन है, दैट इज़ ये है मतलब, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल है दैट इज़ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसके थ्रू अपन मेजर करेंगे एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड, और वही कि एक्सेल्ड कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अपन को ET ट्यूब से बाहर आता हुआ दिख जाएगा, या मतलब वैसे नोट होगा, वैसे अपन नॉट देख सकते हैं, बट अपन उसके थ्रू ही बाहर आएगा, एंडोट्रेकल ट्यूब के थ्रू बाहर आएगा जो एक्सेल्ड CO2 है। कैप्नोग्राफी की बात की अपन ने, ठीक है।
तो वो ये कि प्रिंसिपल याद रखना है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। नॉर्मल EtCO2 35 to 45 mmHg है। अब इसके एक एपनोग्राफिक फॉर्म्स पे आता है, जो वेव फॉर्म्स बोलता है, ठीक है। वेव फॉर्म्स नॉर्मली टॉप हेड शेप है, 4 फेस है इसमें, ठीक है। टॉप हेड शेप जैसा है, ठीक है। 1 2 3 और फेज़ 4 को फेज़ 4 या फेज़ 0 बोलेंगे, ओके। तो ये हो गया। और इसमें तो फेज़ 1 क्या है, तो जैसे अपन एक्सेल करते हैं तो पहले जो डेड स्पेस है, ठीक है, वहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होता गैसेस का। तो जो अपन ने दिया है, लाइक मैंने सपोज़ कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे, तो मैं O2 ही उसको दूंगा, या कैसे भी मैं इंट्यूबेट कर रहा हूँ तो मैं उसको O2 ही मतलब दूंगा। तो जो O2 है वो थोड़ा सा डेड स्पेस में रह जाएगा। तो जब अपन एक्सेल करेंगे तो पहले वो हवा निकलेगी, ठीक है। डेड स्पेस में कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, तो जो ऑक्सीजन थी वो वहाँ पर थोड़ा सा निकलेगी, वहाँ पर कोई CO2 नहीं होगा, ठीक है। वो जब निकल के फिर CO2 निकलता है, तो वही जो स्टार्टिंग का जो निकल रहा है गैस कमिंग फ्रॉम द डेड स्पेस, दैट कंसिस्ट ऑफ द फेज़ 1, ठीक है। तो फेज़ 1 इज एक्सेलेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम डेड स्पेस, दैट इज इट डज नॉट कंटेन एनी CO2, देयरफॉर अपने को ग्राफ में भी दिख रहा है कि वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू 0, इट इज टचिंग द बेस लाइन, ठीक है। फिर आता है फेज़ 2, तो फेज़ 2 में गैसेस वुड बी एक्सेल्ड फ्रॉम द अपर एल्वियोलाई, ठीक है। जो अपर एल्वियोलाई है वहाँ से निकल रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज लाइक एक्सपीरेटरी अपस्ट्रोक। तो फेज़ 2 की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है, तो डेड स्पेस की हवा निकल के अब क्या होगा ना कि फेज़ 1 भी हो गया, फेज़ 2 हो गया, ठीक है। कि क्या फेज़ 2 इंपॉर्टेंट था कि मतलब फेज़ 2 तो वही कि अपर एल्वियोल से निकल रही है CO2, तो एक्सपीरेटरी अपस्ट्रोक, ठीक है। सीधा अपस्ट्रोक जा रहा है, ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है, तो अपस्ट्रोक है। अब क्या होता है कि जो CO2 है उसमें बहुत हाई डिफ्यूजिबिलिटी है, ठीक है, बहुत जल्दी डिफ्यूजन करता है। तो फेज़ 3 जो है, जिसको फेज़ 3 का नाम याद रखना है, एल्वियोलर प्लेटो फेज़, ठीक है। तो प्लेटो नहीं है, देयर इज अ स्लाइट अपस्ट्रोक। अब ये अपस्ट्रोक क्यों है कि भाई फेज़ 2 में तो पहले वो था एक्सपीरेटरी अपस्ट्रोक के, भाई अपर लोब से निकली, फिर बाद में मिडल, फिर लोअर। पर इसमें जितना डिफ्यूजन ज़्यादा है कि मिडल के बाद फिर लोअर, तो इसकी जगह ऐसा होना चाहिए था कायदे सर कि भाई पहले मिडल निकलेगा फिर लोअर लोब से CO2 निकलेगा, पर यहाँ पे एक साथ निकल रहा है। तो देयर इज अपस्ट्रोक, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्लेटो, इट इज सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज एल्वियोलर प्लेटो फेज, और थोड़ा अपस्ट्रोक है इसमें, ठीक है। ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो फेज 3 इज गैसेस एक्सिल्ड फ्रॉम द मिडल एंड लोअर एल्वियोलाई, ठीक है। और यहाँ पे है ना एक पॉइंट है, जो मैंने ये जो पॉइंट बनाया जहाँ पे मैंने लिखा है एक्सेल्ड EtCO2, ये पॉइंट वो है जहाँ पे अपना मिडल और लोअर लोब की भी कार्बन डाइऑक्साइड पूरा एक्सेल्ड हो चुकी है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सेल्ड EtCO2। तो ये जो पॉइंट है एक्सेल्ड EtCO2, यहाँ पे अपना सब खाली हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे अपन वो मेजर करता है जो नॉर्मल जो EtCO2 की वैल्यूज़ है कि भाई 35 to 45 mmHg, क्योंकि यही पॉइंट है जहाँ पे सब पूरा गैस निकल गया CO2 का, तो वही तब पे अपन EtCO2 मेजर कर रहे हैं। जो फेज़ 4 है, या इसको फेज़ 0 क्यों बोला, क्योंकि अब पहले तो अपन ने मैक्सिमम पॉइंट पे EtCO2 कर लिया, तो वो ये पॉइंट था जब अपन ने सांस पूरी मतलब एक्सेल कर दिया, फिर अपन ब्रीदिंग लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको इंस्पिरेटरी डाउन स्ट्रोक बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अपन CO2 तो पूरे निकल गया, तो अपन यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इंस्पिरेटरी डाउन स्ट्रोक है, और 2 एंगल अल्फा बीटा। अब जो 6-7 जो वेव फॉर्म्स है उनको बस रट्टा मारना है, उनको लेजिट रट्टा मारना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, बस रट्टा मारना है। तो पहला जो वेव फॉर्म है, ठीक है, जो शार्क फिन पैटर्न है, तो शार्क फिन पैटर्न में क्या हो रहा है कि वही इंक्रीज्ड अपस्ट्रोक हो रहा है, तभी शार्क फिन जैसा दिखेगा, ठीक है। तो देयर इज इंक्रीज्ड अपस्ट्रोक ऑफ द फेज़ 3, ठीक है। फेज़ 1 तो नॉर्मल था जो बेसलाइन को टच कर रहा है, ठीक है। फेज़ 2 जो इंस्पिरेटरी फेज़ 2 अपना वो है अपर लोब से निकल रहा है, ठीक है, अपर एल्वियोलाई से, तो एक्सपीरेटरी अपस्ट्रोक है। अब फेज़ 3 भी एकदम ऊपर जा रहे हैं शार्क फिन पैटर्न, क्यों? ड्यू टू ET ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन और ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है, या COPD में जो होता है। कॉज याद रखना है, ठीक है, शार्क फिन पैटर्न, ET ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकोस्पाज्म या COPD। तो एक वेव फॉर्म हो गया। दूसरा इस कार्डियोजेनिक ऑसिलेशन जो पीडियाट्रिक बच्चों में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जो फेज़ 4 है, जो पूरा डाउनफॉल होना चाहिए, वहाँ पे कैसे अपने को जिगजैग पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, फेज़ 4 के अंदर। तो ये क्या है कि कार्डियोजेनिक ऑसिलेशन जो पीडियाट्रिक में, इट इज़ अ नॉर्मल फेनोमेनन बिकॉज ऑफ द थिन चेस्ट वॉल, द हार्ट इज बीटिंग अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। तो अपने को दिख रहा है भाई, तो इसलिए ये धीरे धीरे ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो कार्डियोजेनिक ऑसिलेशन। तीसरा है क्यूरार क्लेफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है। क्यूरार क्लेफ्ट में एक बीच में क्लेफ्ट है, क्यूरार क्लेफ्ट, ठीक है। तो ये जब दिखेगा, इसका मतलब कि पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम द मसल रिलैक्सेंट, दिस इंडिकेट्स पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ मसल रिलैक्सेंट, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन है, जो एल्वियोलर प्लेटो फेज है, दैट इज फेज़ 3 नॉट फेज़ 2, क्योंकि फेज़ 1 तो और फेज़ 0 से स्टार्ट नहीं होता, याद रखना। ग्राफ जो है कैप्नोग्राफ फेज़ 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड 0, 4 या 0, ठीक है, जो पूरा डाउनवर्ड लाइन जा रहा है। जो स्टार्टिंग का छोटा सा लाइन है, दैट इज फेज़ 1, ऊपर जा रहा है 2, फिर जो प्लेटो लाइन है बट थोड़ा अपस्ट्रोक है, फेज़ 3, ठीक है। तो यहाँ पे फेज़ 3 में क्यूरार क्लेफ्ट दिख रहा है अपने को, मतलब कि पेशेंट रिकवरी कर रहा है मसल रिलैक्सेंट से, ठीक है। अब क्या होगा ना कि सपोज अगर सर्जरी हो गई है तो अपने को रिवर्सल देना है, ठीक है। लेकिन अगर सर्जरी खत्म हो गई है तो अपने को पेशेंट को जगाना है, तो स्टार्ट द रिवर्सल, ठीक है। लेकिन अगर सर्जरी बाकी है तो इसका मतलब है कि अब मसल रिलैक्स करनी पड़ेगी और अपने को, क्योंकि ये तो रिकवरी हो रहा है, द पेशेंट इज रिकवरिंग, तो अपन वापस वी वुड सप्लीमेंट,
ठीक है, वी वुड गिव द टॉप अप ऑफ मसल रिलैक्सेंट, वी वुड सप्लीमेंट विद द मसल रिलैक्सेंट लाइक नियोस्टिग्मिन ऐसा कुछ जो भी है, ठीक है। वही मतलब सर्जरी ख़त्म हो गया तो वही रिवर्सल देंगे लाइक नियोस्टिग्मिन, ठीक है। फिर एक ग्राफ जो है ये हाइपोवेंटिलेशन का ग्राफ है, ठीक है। मतलब ये कि बहुत स्लाइटली अपस्ट्रोक है, धीरे धीरे लाइक अपने को वैल्यूज़ पे ध्यान देना कि 50 से बढ़ रहा है, जो नॉर्मल था 15 to 45 35 to 45 35 to 45 तो ये 50 जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कि हाइपोवेंटिलेट हो रहा है पेशेंट, तो सीन इन लाइक ओपियम पॉइजनिंग विच इज़ अ CNS डिप्रेसेंट। जो ग्राफ ये नॉर्मली है लेकिन हाइपोवेंटिलेशन है कि स्लाइटली अपस्ट्रोकिंग है और थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, CO2 EtCO2 का वैल्यू। फिर सीधा मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का है, ठीक है, एकदम ही स्टेप लैडर पैटर्न है, सब कुछ बढ़ रहा है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, EtCO2 बहुत अच्छे से याद रखना है। स्टेप लैडर पैटर्न सीन इन मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ठीक है। फिर एक जो है, ठीक है, ये रीब्रीदिंग जो है, तो इसमें जो एलिवेटेड बेसलाइन ही एलिवेटेड है, इसका मतलब क्या है कि जो डेड स्पेस था तो वहाँ से जो गैस निकल के वापस ब्रीदिंग हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये एक्सपायर्ड पहले से बेसलाइन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जो गैस है वो CO2 है, वही कहीं से निकल के वापस निकल के रीब्रीदिंग हो रहा है। तो ये मेन 2-3 वर्ड याद रखना है कि ये जो एलिवेटेड अगर बेसलाइन है, फेज़ 1 ही 0 की जगह ऊपर आ रहा है, तो इट इज़ ड्यू टू रीब्रीदिंग, इनएडिक्वेट फ्रेश गैस फ्लोज या एग्जॉस्टेड सोडा लाइम, ओके। क्योंकि मतलब यही है कि रीब्रीदिंग ऑफ CO2 है। फिर एक लीकी सैम्पलिंग लाइन है, बस ये याद रखना है, ठीक है, कि देयर आर 2 प्लेटोज, ठीक है, 2 प्लेटो दिख रहे हैं अपने को, बस ये याद रखना है कि 2 प्लेटोज इन द फेज 3, ठीक है, और डुअल प्लेटोज इसको बोलेंगे, बस नाम याद रखना, लीकी सैम्पलिंग लाइन, ओके। फिर एक अगर 2 पीक आ रहा है, पहले में 2 प्लेटो था, यहाँ पे 2 पीक है फेज 3 में, ठीक है, 2 अपने को हाई पॉइंट दिख रहे हैं, ठीक है, पहले में एक ही पीक था, यहाँ पे 2 पीक आ रहे हैं, तो ये सिंगल लंग ट्रांसप्लांट में दिखेगा, नॉट टू गेट कंफ्यूज बिटवीन डुअल प्लेटोज एंड डुअल पीक्स, ओके। एक हो गया सिंगल लंग ट्रांसप्लांट, एक है लीकी सैम्पलिंग लाइन, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। फिर एक आता है अपना इनकम्पिटेंट इंस्पिरेटरी वाल्व, जो लाइक ए टू बी पॉइंट में दिख रहा है अपने को, जो फेज़ 4 है, 0 था इंस्पिरेटरी, जो पूरा डाउनहिल जाना चाहिए था वो धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है कि इट इज़ ड्यू टू इनकम्पिटेंट इंस्पिरेटरी वाल्व, इनकम्पिटेंट इंस्पिरेटरी वाल्व। यहाँ पे क्या स्लेइंग ऑफ फेज़ 4 है, फेज़ 4 ऐसा सीधा आना चाहिए, उसकी जगह स्ले कर रहा है, मतलब धीरे धीरे आ रहा है, मतलब ऐसा दिख रहा है लेटा हुआ स्लांटिंग में आ रहा है, तो इट इज़ स्लेइंग ऑफ फेज़ 4, ओके, या फेज़ 0 जो बोलेंगे। फिर 2 ग्राफ है, इसमें से एक क्वेश्चन है कि लाइक इंटर्न था, उसने ET ट्यूब डाला, ठीक है, और कोई कर्व ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कर्व क्यों नहीं आ रहा है कि भाई CO2 बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो अंदर मतलब इसका मतलब O2 ही नहीं जा रहा है, CO2 बाहर नहीं आ रहा, तो वो क्यों हो रहा है, ईसोफेगस में डाल दिया भाई ने, ठीक है, इंट्यूबेशन इनटू द ईसोफेगस, ईसोफेजल इंट्यूबेशन में ये हो गया नो कर्व। फिर जब एक और ग्राफ है लाइक इट इज़ एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन, अब एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन हो गया है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी सडन जीरोइंग हो जाएगा, लाइक ये तो इंट्यूबेशन था तो धीरे धीरे नो कर्व ही नहीं आ रहा है, और अगर पहले कर्व आ रहा था फिर अचानक ही सडन जीरोइंग हो गया है, ठीक है, तो वही ये हो गया, इसका मतलब कि भाई अब सीधा ही बंद हो गया, तो मतलब ट्यूब निकल गई है, ठीक है, सर्किट डिस्कनेक्शन हो गया मोस्ट कॉमन, और एक बहुत रेयर कॉज है दैट इज़ वीनस एयर एम्बोलिज्म, बस याद रखना है वीनस एयर एम्बोलिज्म, पर मोस्टली तो एक्सीडेंटल एक्सट्यूबेशन या सडन डिस्कनेक्शन जो हो रहा है वो याद रखना है, ठीक है, लाइक ऐसा जा रहा है और अचानक ही लाइन जीरो हो गया, सडन जीरोइंग ऑफ EtCO2, जैसे ECG में फ्लैट लाइन आता है तो वैसे अचानक हो गया, ठीक है। अब न्यूरोमस्कुलर मॉनिटरिंग पे आते हैं, तो मोस्ट कॉमन नाउ जो यूज्ड है दैट इज़ अल्नार नाउ, ठीक है, और जिसमें मसल है वो एडक्टर पॉलिसिस है, एडक्टर पॉलिसिस, ओके। अब ये अल्नार नाउ इसलिए क्योंकि भाई सुपरफिशियल है और एक्सेसिबल भी इजीली है, ठीक है, लाइक बाहर की साइड आ रहा है ना, पेशेंट ऐसे आउटस्ट्रेच हैंड होता है, आउटस्ट्रेच्ड आर्म होता है जब OT टेबल पे होता है, तो ये वाली जो साइड है, ठीक है, वो ईजी है, मतलब याद रखना है कि अल्नार नाउ एडक्टर पॉलिसिस, ठीक है। अब अल्नार नाउ क्या हो रहा है कि यहाँ पे अपन वही चेक कर रहे हैं कि भाई पेशेंट मसल रिलैक्स हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है, उसको अपन एक करंट देंगे, स्टिमुलस देंगे, ठीक है, मतलब यही पॉइंट है कि भाई मसल्स एडिक्वेटली रिलैक्स्ड हुई हैं कि नहीं, या फिर जब वापस रिवर्सल में लाना है, ठीक है, होश में लाना है, तो मसल्स एडिक्वेटली रिकवर हुई है कि नहीं, वापस उसका स्ट्रेंथ आया है कि नहीं, ठीक है। अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि वो जो स्टिमुलस से करंट दिया, फिर कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न सर्च, कॉन्ट्रैक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट करिए मसल या ऐसा कुछ, वो पैटर्न जो है वो देखेंगे अपन, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब कि वही रिलैक्स नहीं हुआ है, वो सब जो भी है, तो कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न देखेंगे। तो अभी जो पैटर्न ऑफ स्टिमुलस या करंट दे रहा है अपन, ठीक है, इसमें 4 टाइप है, पहले 3 टाइप तो ठीक है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो पहले कर लेते हैं। तो जो सिंगल ट्विच स्टिमुलेशन है, इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन DMR एंड NDMR, ठीक है, मतलब डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट।
फिर टिटेनिक स्टिमुलेशन पेनफुल है, पर ये मॉनिटरिंग करते हैं, डीपर ब्लॉक है तो मॉनिटरिंग करेंगे बट पेनफुल है। फिर आता है डबल बर्स्ट स्टिमुलेशन, लाइक इट इज़ लेस पेनफुल, डबल बर्स्ट। तो ये 3 हो गए, ठीक है। फिर ट्रेन ऑफ 4 आएगा, तो ट्रेन ऑफ 4 स्टिमुलेशन क्या है, ठीक है। तो अपन 4 स्टिमुलेशन देंगे, सुपरा मैक्सिमल, ठीक है, एकदम ऊपर लिमिट पे, एट एवरी 0.5 सेकेंड, मतलब कि 2 हर्ट्ज़ का देंगे अपन। 2 हर्ट्ज़ का स्टिमुलस, मतलब कि वही होता है कि भाई 1 बाय टाइम इज़ फ्रीक्वेंसी, तो वही 0.5, तो 1 बाय 0.5 2 हर्ट्ज़, 1 बाय मतलब एवरी 0.5 सेकेंड दे रहे हैं। अब क्या होगा ना, 4 दे रहे हैं, ट्रेन ऑफ 4, ठीक है, 2 हर्ट्ज़ दे रहे हैं अपन। ये टिटेनिक स्टिमुलेशन दिया अपन ने, ठीक है। और ये 100 हर्ट्ज़ पे टिटेनिक स्टिमुलेशन का फ़ोटो है ये, ठीक है। मतलब एक तो ट्रेन ऑफ 4 है जो अपना ट्रेन ऑफ 4 स्टिमुलेशन है, फिर टिटेनिक स्टिमुलेशन है जो डीपर ब्लॉक के लिए था, पेनफुल है, इसके अंदर 50 to 100 हर्ट्ज़ का देता है, हाई फ्रीक्वेंसी स्टिमुलस, ठीक है। पर ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, तो अपन को तो ट्रेन ऑफ 4 पे ध्यान देना है, ठीक है। अब ट्रेन ऑफ 4 में क्या है कि लाइक नॉर्मल में 4 दिख रहा है अपने को, जो NDMR है, ठीक है। अगर NDMR ब्लॉकेड है, ब्लॉक में अपन ने NDMR दिया है, तो देयर वुड बी अ फेडिंग, ठीक है, फेडिंग हो रहा है, लाइक 1 2 3 4 ग्रेजुअली फेड हो रहा है, ठीक है। डिमिनिशिंग एम्पलीट्यूड, पहले तो कांस्टेंट था, ठीक है, फिर फेडिंग आ रहा है, डिमिनिशिंग एम्पलीट्यूड, ग्रेजुअल रिडक्शन इन ईच एम्पलीट्यूड, इन ईच करंट, इन ईच स्टिमुलस देयर इज़ अ ग्रेजुअल रिडक्शन, ग्रेजुअली फेडिंग रिस्पॉन्स। तो ये दिखेगा अपने को NDMR में। और बस याद रट्टा मारना है, फेज़ 2 ऑफ DMR ब्लॉकेड, फेज़ 2 ब्लॉक ऑफ DMR, ठीक है। और जो DMR है उसमें बस वो लेवल कम हो गया, लाइक कांस्टेंट है, ठीक है, जो कांस्टेंट है बट इट इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। लाइक नॉर्मल के कंपैरिजन में अपन DMR देखेंगे तो इट वुड बी रिड्यूस्ड, ओके। लाइक नॉर्मल मैंने जो पेन से 4 लाइन, मतलब वो दिख रहा है कि मैंने लाइन बनाई है टिटेनिक स्टिमुलेशन वाले में, तो एक लंबी लाइन है और वही 4 लाइन सेम है DMR में, लेकिन छोटी छोटी लाइन है, मतलब कि कांस्टेंट, नो फेड, बट देयर इज़ रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड इक्वली, ठीक है। तो ये हो गया। TOF रेशियो ये होता है कि फोर्थ स्टिमुलस का जो एम्पलीट्यूड है, जो वॉट एवर फोर्थ एम्पलीट्यूड या फोर्थ स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्शन वॉट एवर, फोर्थ डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो फोर्थ एम्पलीट्यूड बाय फर्स्ट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो मतलब वही है कि भाई अगर फोर्थ एम्पलीट्यूड तो वही TOF रेशियो 0.9 से ज़्यादा है, तो मतलब अच्छी बात है कि भाई आप निकाल सकते हो, मतलब कि आप रिकवर हो गए हो, ठीक है। जो मसल रिलैक्सेंट है, जो ब्लॉकेड है, वो उसका जो रिवर्सल किया है वो काम कर रहा है, तो अच्छा है भाई, आप होश में आ सकते हो, तो ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो 0.9 से ज़्यादा, 0.9 वैल्यू याद रखना है, इट इज़ सेफ फॉर एक्सट्यूबेशन, ठीक है, एक्सट्यूबेशन लाइक फुल्ली रिकवर्ड है, ठीक है, फ्रॉम द मसल रिलैक्सेंट। तो ये 2 चीज़ें, 0.9 वैल्यू याद रखनी है। NDMR फेडिंग, DMR किसी फेज़ 2 में फेडिंग हो रहा है, ठीक है, फेज़ 2, बट बाकी कांस्टेंट एंड नो फेडिंग, रिड्यूस एम्पलीट्यूड और फोर्थ एम्पलीट्यूड बाय फर्स्ट एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये TOF रेशियो है और 0.9 से ज़्यादा होना चाहिए, सेफ फॉर एक्सट्यूबेशन। फिर अपना एक कोर बॉडी टेम्परेचर मॉनिटरिंग, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो अपन एनेस्थेटिक ड्रग्स देंगे, ठीक है, तो क्या होता है ना, एक रेंज होती है, लाइक एक अपना शिवरिंग थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है, बस ये सुनना है कुछ चीज़ें। एक शिवरिंग थ्रेशोल्ड होता है और एक होता है अपना फीवर वाला थ्रेशोल्ड, ठीक है, स्वेटिंग, मतलब वही कि मान लो 35 to 37 की रेंज है, तो 37 के ऊपर जाएगा तो बंदा स्वेट करेगा, ठीक है, 35 से कम जाएगा तो शिवर करेगा, बट 35 to 37 में अपना बॉडी के पास वो है कि चल रहा है, काम चल रहा है, ठीक है, जो भी वो स्टेट जो होता है अपना, ठीक है, होम्योस्टेसिस है वॉट एवर। तो अब क्या हो रहा है, अपन यहाँ पे एनेस्थीसिया दे रहे हैं अपन, ठीक है, तो वही हाइपोथैलेमस एकदम वो उस पर आ गया है, लो मतलब कम एक्टिवेट है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। तो और जो अपना एनेस्थेटिक ड्रग्स है, तो वो क्या करेगा, वो जो अपना शिवरिंग थ्रेशोल्ड है उसको कम कर देगा, ठीक है। मतलब वो जैसे कि 35 था तो 33 34 में भी शिवरिंग नहीं होगा, पर हाइपोथर्मिया उसको हो रहा है अंदर, ठीक है। और जो 37 था स्वेटिंग के लिए, तो उसको 38 39 पे ले गया, तो वो जो रेंज था वो उसने बढ़ा दिया होम्योस्टेसिस का, ठीक है। मतलब पर एक्चुअल में वो शिवर हो रहा है, पर उसमें शिवरिंग नहीं दिख रही है, लाइक 33 पे शिवरिंग नहीं दिख रही है, बट एक्चुअल में तो वो हाइपोथर्मिया से सफ़र कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि लाइक हाइपोथर्मिया की कॉज क्या क्या है, ठीक है। तो इट वुड बी लाइक ड्यू टू डिप्रेस्ड हाइपोथैलेमस, ठीक है, चिल्ड ओटी होता है, ठीक है। और IV फ्लूइड्स सीधा ठंडा वो फ्रिज में से आते हैं, तो हाइपोथर्मिया हो सकता है। हाइपरथर्मिया का क्या कॉज है, तो वही मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया और सेप्सिस, ठीक है। तो वो इनके मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पूरी मेन था हाइपोथर्मिया, लेकिन हाइपरथर्मिया भी हो सकता है, बट मेन हाइपोथर्मिया, क्योंकि वो एनेस्थीसिया के अंडर तो शिवरिंग थ्रेशोल्ड अपना एकदम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर
कोर बॉडी टेम्परेचर में क्या आएगा अपन, ठीक है। तो दो टाइप के जो होते हैं टेम्परेचर लगे, एक तो अपन कोर बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, या फिर एकदम बाहर वाला सुपरफिशियल, या फिर इंटरमीडिएट, ठीक है। तो याद रखना जो इंटरमीडिएट है उसके अंदर रेक्टल आएगा, रेक्टम में आएगा, ठीक है। दैट इज़ यूज्ड इन वार्ड्स, कैजुअलिटी, इमरजेंसी प्रोसीजर, फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है। तो जो रेक्टल टेम्परेचर वो इंटरमीडिएट में आता है, ठीक है। इंटरमीडिएट बिटवीन कोर एंड द सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। एक तो कोर हो गया सरफेस के बीच में, लाइक इसका वही है कि फ्रॉस्ट बाइट में यूज़ कर रहे हैं, EMD वार्ड्स कैजुअलिटी पर इतना यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फिर कोई भी अगर लाइक CNS की सर्जरी है, ठीक है, मतलब कोई भी सर्जरीज है तो उसमें अपन कोर बॉडी टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्किन और एक्जिला वाला रिलायबल ही नहीं है, स्किन और एक्जिला इज़ नॉट रिलायबल, ठीक है ना। और वही है कि कोई बाकी सब सर्जरीज में अपन कोर बॉडी टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर न्यूरो है, CNS की सर्जरी, तो फिर अपन क्या करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड नेजोफेरिंग्स। फिर अगर कोई अपना कार्डियक सर्जरी है, ठीक है, लाइक सपोज CABG है, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी बाईपास ग्राफ्ट, या उसको CABG बोलेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर अपन पल्मोनरी कैपिलरी टेम्परेचर करेंगे, ठीक है। पल्मोनरी कैपिलरी या आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इज़ द मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी कैपिलरी, जहाँ पे अपन वो पल्मोनरी कैथेटर डालते थे अपन, ठीक है, वो वेज प्रेशर या जो था PCWP मेजर करने के लिए, तो उसी में जो कैथेटर है वही डालेंगे और उससे अपन को रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। और कोई दूसरी सर्जरी अगर, तो उसमें अपन लोअर इसोफेगस मोस्ट कॉमनली यूज़ करेंगे, ठीक है, लोअर इसोफेगस। एक चीज़ है कि जो ब्लैडर टेम्परेचर वो भी अच्छा मेथड है, लेकिन वो है कि एरनियस, मतलब कि एरर वाले वैल्यूज़ देगा। क्योंकि इट इज़ नॉट परफॉर्म्ड सिंस वैल्यूज़ आर अफेक्टेड बाय यूरिन फ्लो, ठीक है। यूरिन फ्लो से वैल्यू चेंज होता रहेगा, तो वो नॉट परफॉर्म, ठीक है, ब्लैडर टेम्परेचर। और वही लोअर इसोफेजल टेम्परेचर यूज़ होगा बाकी सर्जरीज़ के लिए, GI या बाकी जो भी लोअर इसोफेजस, ठीक है। अपन को भी ट्यूब डाल रहे हैं, ET ट्यूब, ET क्या, कोई भी वो एंडोस्कोप या कुछ डाल रहा है, उसके साथ साथ अपन ने प्रोब डाल दिया, टेम्परेचर का प्रोब, ठीक है। तो वो लोअर इसोफेगस से मेजर हो जाएगा। ये मोस्ट कॉमनली डन है। पल्मोनरी वाला तो इतना यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ CABG कार्डियक के लिए यूज़ होता है। न्यूरो के लिए हो गया अपना नेजोफेरिंग्स और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्यूरेट देगा।